आइए, लास्ट टर्न पे क्या शुरू किया था? कोऑर्डिनेशन ना। आइए, पहले मैं थोड़ा सा क्विक रिकैप दे देता हूं कि अपन ने किया क्या क्या था। यहां पे देखना, हमने क्या कहा था मेरे भाई? सबसे पहले आप क्या ले लीजिए? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट 1 ले लीजिए। मैंने कहा था आपको कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट 1 लोगे प्लस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट 2 लोगे। इन दोनों को आपने क्या किया? मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आपने क्या किया था? क्रिस्टलाइज किया था। और क्रिस्टलाइज करने के बाद जो बना था उसे हमने कहा था क्रिस्टल, या फिर मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड, कुछ भी कहिए इसको। ठीक है, अब इसको लेके आप कहां पहुंच गए? लैब के अंदर पहुंच गए। अगर मान लीजिए ये क्रिस्टल कंप्लीटली आयोनाइज हो गया, यानी कि अपने सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट गया, यानी कि वो अपने सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस की आइडेंटिटी को बता रहा है, मतलब उनका टेस्ट देगा, तो उसे हमने क्या बोला था? बोलिए जल्दी। डबल सॉल्ट। क्या बोला था? डबल सॉल्ट। सिंपल सी बात है कि अगर जो कंप्लीटली आयोनाइज होगा वो अपने सारे आयंस के टेस्ट देगा। सारे आयंस के क्या देगा? टेस्ट देगा। सारे आयंस के क्या देगा? टेस्ट देगा। पहली चीज, अगर मान लीजिए मैंने कहा कि सारे आयंस के टेस्ट दे रहा है, यानी अपने आयंस की आइडेंटिटी को छुपा नहीं रहा है। दूसरी बात करते हैं हम, क्रिस्टल लिया आपने, पानी में डाला, अपने सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूटा ही नहीं। अगर सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूटा ही नहीं तो ऑब्वियस है कि वो अपने सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस का टेस्ट नहीं देगा। और अगर वो टेस्ट नहीं देगा, इसका क्या मतलब हुआ? यानी वो आयोनाइज ही नहीं हुआ है कंप्लीटली, यानी अपने आयंस की आइडेंटिटी को क्या कर रहा है? छुपा रहा है। तो हम उसे क्या बोल रहे थे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या बोल रहे थे? बोलिए जल्दी। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। एक था डबल सॉल्ट और एक कौन सा था? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। मतलब सिंपल सी बात है, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो, अपने सारे जो कंप्लीटली आयोनाइज है मतलब सारे आयंस में टूट रहा है, और अगर वो अपने सारे आयंस में टूट रहा है, अपने सारे आयंस में टूट रहा है, यानी वो अपने किसी भी आयंस की आइडेंटिटी को छुपा नहीं रहा, वो दुनिया को बता रहा है कि मेरे अंदर ये आयंस है, मैं इनसे इनसे मिलकर बना हुआ हूं। तो यानी जो अपने सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस का टेस्ट दे, अपने सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस में टेस्ट कौन देगा? जो कंप्लीटली टूटेगा। जो टूटेगा उसके अंदर सारे आयंस बने, उसने कहा सारे आयंस का टेस्ट कर लो आप आराम से। यानी कि अगर हम बात करें जो अपनी आयंस की आइडेंटिटी को नहीं छुपाता है, जो कंप्लीटली आयोनाइज होता है, अपने सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस का टेस्ट देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट। अगर हम बात करें जो कंप्लीटली मान लीजिए आयोनाइज ही नहीं हुआ, कंप्लीटली डू नॉट आयोनाइज, अगर हम बात करें कंप्लीटली डू नॉट आयोनाइज, जो कंप्लीटली आयोनाइज ही नहीं हुआ, मतलब कि वो अपने आयंस की आइडेंटिटी को क्या कर रहा है? छुपा रहा है। अरे हाँ ना बोलो भाई, वो अपने आयंस की आइडेंटिटी को छुपा रहा है। अरे जो कंप्लीटली टूटा ही नहीं, वो टेस्ट कहां से देगा? सिंपल सी बात है, यानी कि जो कंप्लीटली टूट ही नहीं रहा है, वो अपने आयंस की आइडेंटिटी क्या कर रहा है? आपसे छुपा रहा है। और जब आयंस की आइडेंटिटी छुपाएगा तो आप उसका टेस्ट कर पाएंगे, हाँ या ना, ये मुझे बताइए। तो जवाब है नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है? एक्वस सॉल्यूशन लिया, एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद क्रिस्टलाइज कर दीजिए, इवोपरेट कर दीजिए, हीट कर दीजिए, सामान्य सी भाषा में बोलूं तो पानी उड़ा दीजिए पूरा। तो बचेगा क्या आपके पास? क्रिस्टल। अब उस क्रिस्टल को पानी में डाल दीजिए। अब पानी में डालेंगे, कंप्लीटली आयोनाइज हो गया, यानी कि वो कैसा सॉल्ट है? अगर हम बात करें डबल सॉल्ट। अगर वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ, इसका मतलब वो क्या है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। यानी जो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है मतलब कंप्लीटली टूट रहा है, तो अपने सारे आयंस का टेस्ट वो देने में सक्षम है। और जो कंप्लीटली टूट ही नहीं रहा है, वो अपने सारे आयंस का टेस्ट देने में सक्षम नहीं है। अगर इसके अंदर आयंस हैं और इसका तुम कंप्लीटली टेस्ट कर पा रहे हो, जितने आयंस है सबका टेस्ट कर पा रहे हो, यानी कि ये सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा है या आपको बता रहा है? ये मुझे बताओ। बता रहा है, लेकिन इसके अंदर आयन है, फिर भी तुम टेस्ट नहीं कर पा रहे हो, यानी ये बताओ क्या कर रहा है? छुपा रहा है या बता रहा है?
तो यानी कि सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि क्या करना है आपको, एक्वस सॉल्यूशन लेना है, एक कंटेनर में इकट्ठा करना है, मिक्स करके हीट करना है, क्रिस्टलाइज करना, हीट करना, इवोपोरेट करना या पानी उड़ाना, बात एक होती है। तो जैसे ही पानी उड़ाओगे सॉलिड सब्सटेंस क्या मिलेगा, क्रिस्टल, उसको फिर वापस पानी में डालो। अब पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है तो तुरंत वो क्या करेगा, कंप्लीटली ब्रेक करेगा, कह देना डबल सॉल्ट है। कंप्लीटली ब्रेक कर रहा है, चूंकि कंप्लीटली टूट रहा है, इसलिए अपने किसी आयंस की आइडेंटिटी को बिना छुपाए वो अपने सारे आयंस की आइडेंटिटी आपको बता देगा, यानी कि सारे आयंस का टेस्ट आप आसानी से कर पाएंगे। समझ रहे हो, सुटेबल रिएजेंट डालो, मान लो जैसे के प्लस के लिए मुझे कैसे टेस्ट करना है, कोई सुटेबल रिएजेंट मैं डालूंगा जो के प्लस की पहचान करता है, वो निकाल के मुझे दे देगा। NH4 प्लस की मुझे पहचान करनी है, उसके लिए जो रिएजेंट होगा वो रिएजेंट कहां पता चलेगा सर, सॉल्ट एनालिसिस के अंदर, कि हाँ सर ये मान लीजिए आयन प्रेजेंट है तो इसके लिए कौन सा हम टेस्ट करें। जैसे कि अगर DMG के लिए बोला जाए तो Ni2 प्लस को उपयोग में लिया जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, DMG के लिए Ni2 प्लस, तो आप क्या करिए, अगर निकल आयन प्रेजेंट है आप DMG डालिए, तुरंत वहां पे NiDMG2 तुरंत बन के निकल आएगा। तो यहां से आप क्या कर पाएंगे, आयन का टेस्ट कैसे करते हैं, आप सुटेबल रिएजेंट डालेंगे, वो रिएक्ट करके उसके साथ कुछ ना कुछ बना के आपको ऐसी बात बता देगा कि हाँ ये आयन इसके अंदर प्रेजेंट था पहले से। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो सिंपल सी बात है, जो कंप्लीट टूटेगा वो अपने सारे आयंस में टूटेगा, सारे आयंस में टूटेगा यानी अपने सारे आयंस की आइडेंटिटी के बारे में आपको बताएगा, वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाता नहीं है। तो सबसे पहली चीज, एक्वस सॉल्यूशन, दो सॉल्ट का लिया हमने, मिक्स किया, आप उसे कह रहे हो क्रिस्टलाइज करना। क्रिस्टलाइज करना अक्सर हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक शब्द होता है, भैया क्रिस्टलाइज बोलो, इवापोरेट बोलो, पानी का उड़ना बोलो, कुछ भी बोल लो आप, वही है क्रिस्टलाइज। क्रिस्टलाइज का और कुछ मतलब नहीं होता है, पानी को उड़ाना, हीट करते 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 एक टाइम तक इतना हीट कर दो कि पूरा का पूरा पानी उड़ जाए। अगर पूरा का पूरा पानी उड़ गया तो जो एंड में बचेगा उसी को बोलते हैं क्रिस्टल। अच्छा, चूंकि दो सॉल्ट से मिलके बन रहा है इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड कुछ नहीं है, जब दो एक्वस सॉल्यूशन, अब एक्वस सॉल्यूशन क्या है, सॉल्ट की पुड़िया लो, दो पानी के ग्लास में डालो, ठीक है, तो अब वो क्या बन चुका है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट 1 सॉल्ट 2। उन दोनों को एक कंटेनर में इकट्ठा किया, हीट किया, पानी उड़ाया, बचा हुआ क्या कहा जाएगा, क्रिस्टल, वापस पानी में डाल दो, कंप्लीटली आयोनाइज हो गया, क्या कह दिया आपने, डबल सॉल्ट। अगर नहीं हुआ तो क्या बोल दिया आपने, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तीन एग्जाम्पल मैंने दिए थे। पहला एग्जाम्पल एनसीईआरटी लिखती है कौन सा, KCl.MgCl.6H2O, क्या लिखती है, KCl.MgCl.6H2O। देखो पूरा याद कर लो भाई, लास्ट के 8 दिन है, लास्ट के 6 लेक्चर्स हैं, 6 लेक्चर्स बाद सर्विस सर आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन को पूरा दिमाग में सेट कर लो, मैं बोल रहा हूं, और बार बार एफर्ट मार के 3-3 दिन की क्लासेस हैं बस केवल, इसीलिए बोल बोल के चीजें ज्यादा याद हो जाती हैं, इसलिए बोलते रहो कंटिन्यूअस, ठीक है। 1 घंटे 1.5 घंटे का जो अपना टाइम है उसको मतलब ऐसे इजिली मत जाने दो, लेट गो मत करने दो, सिंपल सी बात है। मैं बार बार एक ही चीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जाते जाते ये चीज एकदम दिमाग में बैठ जाए। एक चीज समझने की कोशिश करो, इसके सवाल अगर अपन ने कर लिया ना पूरी तरीके से, पूरा कॉन्फिडेंस लिफ्ट हो जाएगा, यही वो चैप्टर होगा जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से बढ़ा ले जाएगा इनऑर्गेनिक में, और यही घटा देगा। ये इससे बचना है बस, इसके बाद कोई और फिर है ही नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं जो गिरा पाए तुम्हारा। तो समझने की कोशिश करना। सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला, एक्वस सॉल्यूशन लेना है, किसका, सॉल्ट 1 का, और किसका लेना है, सॉल्ट 2 का। दोनों को कहां मिक्स करना है, एक बीकर में, उस बीकर को कहां ले जाके रख दो, किसी भी हीट वाली जगह पे रख दो, जैसे कि गैस पे रख दो। अब गैस पे रख के तब तक रखे रहो जब तक कि उसके अंदर का पानी पूरा उड़ ना जाए। जब उड़ जाएगा एंड में बचेगा क्या, क्रिस्टल। उस क्रिस्टल को वापस लैब में ले जाना और कहां डाल देना, पानी में डाल देना। समझ रहे हो, उस क्रिस्टल को ले जाके पानी में डाल देना। अगर वो कंप्लीटली आयोनाइज हो गया, यानी वो अपने सारे आयंस में टूट गया, यानी वो अपने सारे आयंस का टेस्ट देगा, यानी कि वो अपने किसी भी आयंस की आइडेंटिटी को छुपाएगा नहीं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी, डबल सॉल्ट। 3 एग्जांपल एनसीईआरटी लिखती है, पहला कौन सा लिखती है, KCl.MgCl.6H2O, क्या नाम होता है, बोलो जल्दी, कार्नेलाइट। क्या नाम होता है, कार्नेलाइट। दूसरा एग्जांपल बताओ क्या लिखा हुआ है, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस। सुनो, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24 वाटर, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटाश अलम। क्या बोलते हैं, पोटाश अलम। ये भी क्या है, एक डबल सॉल्ट है। इसके अलावा बताओ कौन सा था, फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या बोलो बोलो, फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या होता है, बोलो जल्दी, ये भी अगर हम बात करें डबल सॉल्ट। अच्छा, अगर हम बात करें इसका नाम क्या होता है, मोहर सॉल्ट। क्या नाम होता है, मोहर सॉल्ट। तो 3 एग्जांपल है, कौन सा, कार्नेलाइट, और कौन सा है, बोले जल्दी, पोटाश अलम और मोहर सॉल्ट। ये 3 एग्जांपल किसके हैं, आपके डबल सॉल्ट के।
अगर मैंने बोला K4FeCN का होल 6, अब ये क्या है बोलो जल्दी, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या है बोलो जल्दी, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। यानी कि अगर हम बात करें, हमने इतनी बात कर ली थी। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, ये वाला पेज मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको, ठीक है। KCl.MgCl.6H2O, दूसरा कौन सा है K2SO4.Al2SO4 का होल साइज .24 वाटर, जिसे अपन ने क्या बोला था, पोटाशियम। इसे हमने क्या बोला था, FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, यानी कि फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस क्यों बोला है, क्योंकि Fe कितने में है बोल बेटा, यहाँ पे +2 में है, तो Fe+2 को अपन क्या बोलते हैं, फेरस। क्या बोलते हैं, फेरस। क्या बोलते हैं बोलो जल्दी, फेरस। और अगर हम बात करें Fe+3 को क्या बोला जाता है, फेरिक। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या बोलेंगे, फेरस अमोनियम सल्फेट, क्योंकि NH4+ है इसके अंदर, अमोनियम, दोनों के अंदर कॉमन बातें क्या है, सल्फेट। तो नाम क्या बनेगा, फेरस अमोनियम सल्फेट, या फिर आप इसे ही क्या बोल सकते हैं, मोहर सॉल्ट। क्या बोल सकते हैं, मोहर सॉल्ट। अब आगे, हाँ अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो अस लगता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो इक लगता है, ठीक है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो क्या लगता है, आइट, और हायर होता है तो क्या लगता है, एट। लेकिन कब लगता है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तब, ठीक है। आइए, एनीवे हमने 3 सवाल इसके बाद किए थे, 3 सवाल के बाद हम आ गए थे डबल सॉल्ट की डेफिनेशन। आई थिंक मैंने ये लिखवा दी थी। अब देखो ये कुछ कुछ शब्द हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से शब्द, कॉम्प्लेक्स आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेंट्रल मेटल आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर, आयनाइजेशन स्फीयर, ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, नेमिंग ऑफ लिगेंड एंड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। सब एनसीईआरटी में एकदम गिवन है। अगर एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन आपको पता है तो उससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज मैं यहां पे शुरुआत करने जा रहा हूं, ढंग से सुनना। एनसीईआरटी में टॉपिक दिया गया है, टॉपिक का नाम क्या है, डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म पार्टनिंग टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये यहाँ पे सारा डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे लाइन से मैं आपको बताऊं तो ये पैराग्राफ छोटे छोटे करके दिए गए, अपन डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले सुन लो। देखो सबसे पहली चीज मैं तुमसे बात करता हूं डब्बे की। किसकी बात करता हूं बोलो जल्दी, डब्बा। डब्बा कितने तरह का होता है भैया, 2 तरह का। कितने तरह का होता है, 2। डब्बा को अंग्रेजी में कहते हैं स्फीयर। क्या बोलते हैं बोलो जल्दी, स्फीयर। क्या बोलते हैं, स्फीयर। स्फीयर कितने तरह का होता है, 2 तरह का। कितने तरह का होता है, 2। कितने तरह का होता है, 2। पहला कौन सा होता है, आयोनाइजेशन स्फीयर। पहला कौन सा होता है, आयोनाइजेशन स्फीयर। पहले का नाम क्या है बोलो जल्दी, आयोनाइजेशन स्फीयर। दूसरे का नाम क्या है दोस्त, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बोल बोल बोल, सारे लोग बोलो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक का नाम होता है आयोनाइजेशन, एक का नाम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। एक का नाम क्या है, आयोनाइजेशन, और एक का नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को तुम देखोगे, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देखोगे तो उसके अंदर ये दोनों चीजें जरूर मौजूद रहेंगी, ये दोनों चीजें जरूर मौजूद रहेंगी, ठीक है। पहली चीज कौन सी, आयोनाइजेशन। दूसरी कौन सी, कोऑर्डिनेशन। पहली आयोनाइजेशन, दूसरी कोऑर्डिनेशन। दिमाग में सेट करो, डब्बा कितने तरह का होता है, 2 तरह का। एक कौन सा होता है, आयोनाइजेशन, एक कौन सा होता है, कोऑर्डिनेशन। भैया अगर मैं तुमसे बात करता हूं, देखना जरा गौर से, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे लिखा जाता है, बंद डब्बे के अंदर। कैसे लिखा जाता है, बंद डब्बे के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को, ये डब्बा बंद है, ये ठीक है। इस वाले हिस्से को आप क्या बोल रहे हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोल रहे हो बोलो जल्दी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो भी डब्बे के अंदर है उसे अपन क्या नाम देंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। डब्बे के आजू वाले पार्ट की बात करो या डब्बे के बाजू वाले पार्ट की बात करो, क्या बोला मैंने, डब्बे के आजू वाले पार्ट की या डब्बे के बाजू वाले पार्ट की। पहली चीज, डब्बे के आजू वाले या डब्बे के बाजू वाले। इन दोनों हिस्सों को क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन स्फीयर। फर्क क्या होता है, डब्बे के आजू वाले हिस्से में हमेशा केटायन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, केटायन। डब्बे के आजू वाले हिस्से में हमेशा क्या लिखा जाता है, केटायन। क्या लिखा जाता है, केटायन। क्या, केटायन। और डब्बे के बाजू वाले हिस्से में बोल बेटा, एनायन। क्या लिखा जाएगा, एनायन। आयन कितने तरह के होते हैं, 2। एक कौन सा होता है, केटायन, दूसरा कौन सा होता है, एनायन। तो डब्बे के आजू वाले हिस्से में केटायन, बाजू वाले हिस्से में एनायन। कोई भी कॉम्प्लेक्स देखो अगर आगे लिखा है मतलब समझ जाओ वो क्या है, केटायन। वो क्या है, केटायन। वो क्या है, केटायन। अब इससे तुम क्या पता कर सकते हो, बहुत कुछ पता कर सकते हो, जैसे कि डब्बा कैसा है। अगर मान लो पहले कुछ लिखा है मतलब डब्बा एनायनिक है। डब्बा कैसा है, एनायनिक। अगर मान लो यहां कुछ भी लिख गया इसका मतलब डब्बा कैसा है, एनायनिक। कैसा है, एनायनिक। और अगर यहां कुछ लिख गया मतलब क्या है, डब्बा केटायनिक। सिर्फ यहां कुछ लिखा डब्बा एनायनिक, सिर्फ यहां कुछ लिखा डब्बा केटायनिक। क्योंकि पहले कौन लिखा जाता है, केटायन,
बाद में कौन लिखा जाता है, एनआई। मान लो यहां पे अगर मैंने तुमसे बोला, क्योंकि ये केटायनिक डब्बा है या एनायनिक डब्बा है, ये बात पहचानना बहुत जरूरी होगा, ये बात पहचानना बहुत जरूरी होगा नेमिंग के टाइम पे। तो याद रखिए 3 तरह के डब्बे हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव, या तो नेगेटिव, या तो जीरो। सर हमको कैसे पता चलेगा कौन पॉजिटिव, कौन नेगेटिव, कौन जीरो? अगर मान लीजिए कुछ नहीं लिखा तो जीरो। भाई प्लीज आप चले जाइए यार। क्या सर? हाँ क्या पैसा वैसा गिर गया? तीसरी बार मैं देख रहा हूं यार आपको, मतलब मत डिस्टर्ब करो। अगर आपको जाना है आप बात प्लीज बाहर चले जाओ। इधर देखो ढंग से। यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, डब्बा कितने तरह का होता है? 2 तरह का। पहला ए, उधर चलना, उधर चल। तू हाँ बीच वाला, तू उधर चल, तू उधर चल। अरे भाई तेरे को टोपी वाले, हाँ भैया तुम भी उधर चलो। पकड़ते करते रहते हो क्या मतलब इधर हाथ डाल रहे उधर हाथ डाल रहे, यार गजब हाल है। सुबह सुबह यार ये सब आदतें ठीक नहीं है यार। एनीवे कम टू द पॉइंट अगेन। तुम लोग क्या समझ लिए थे? अरे नहीं वो कमर में हाथ डाल रहा था भाई। एनीवे कम टू द पॉइंट अगेन, ठीक है। माहौल में लाइट आ जाइए। सुनिए, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, क्या आपको याद रखना है डब्बा कितने तरह का होता है? 2। एक कौन सा है? कोऑर्डिनेशन। एक कौन सा है? आयनाइजेशन। आयनाइजेशन, अब समझना, यहां से बहुत कुछ डिसाइड हो जाएगा। यहां से आपको नाम वाम लिखना, सब कुछ नॉर्मल सी कहानी होती है। 4 खंड में चैप्टर टूटा हुआ है। एक में नाम लिखना सीखोगे, इसमें किसने किसने रिसर्च किया, थ्योरीज के बारे में पढ़ोगे, वीवीटी, सीएफटी एंड डब्ल्यूएफटी, ठीक है। और एक और होता है एलएफटी, होती है आपके सिलेबस में नहीं है, लिगेंड फील्ड थ्योरी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म क्या है, नाम कैसे लिखते हैं और ये क्या होते हैं, बस यही 4 चैप्टर है, 4 पार्ट है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या, इनका नाम कैसे लिखना है, किसने किसने काम किया है, आइसोमेरिज्म कैसे देखेंगे, खत्म। कोऑर्डिनेशन में इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ढंग से सुनना बात को। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि डब्बा कितने तरह का होता है? 2 तरह का। बेसिक बातें क्लियर होंगी, आगे की बातें बड़ी आसान लगेंगी। बेसिक बातें नहीं क्लियर होंगी, आगे हमेशा फंसते जाओगे, ठीक है। अब सुनना जरा गौर से। कोऑर्डिनेशन की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो डब्बा कितने तरह का है? 2 तरह का। एक कोऑर्डिनेशन है, एक कौन सा है? आयनाइजेशन। मान लो डब्बे के पहले कौन लिखा जाता है? केटायन। डब्बे के बाद में कौन लिखा जाए? एनायन। डब्बे के पहले कौन? केटायन। डब्बे के बाद में कौन लिखा जाता है? एनायन। डब्बे के पहले कौन लिखा जाता है? केटायन। डब्बे के बाद में एनायन। मान लो यहां कुछ लिखा है, इसका मतलब डब्बा हमेशा कैसा होगा? एनायनिक। कैसा होगा? कैसा होगा? सिर्फ यहां कुछ नहीं लिखा, सिर्फ यहां लिख दिया, डब्बा कैसा है? कैसा है? कैटायनिक। मान लो कुछ नहीं लिखा तो क्या है डब्बा? कैसा हो जाएगा? जीरो। कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। अगर हम बात करते हैं यहां कुछ लिखा तो डब्बा कैसा है? एनायनिक। और यहां कुछ लिखा तो डब्बा कैटायनिक। कुछ नहीं लिखा आजू बाजू, समझ रहे हो मेरी बात को, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यानी कि डब्बे कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। कितने तरह के? 3। पहला कौन सा होगा? एक केटायनिक। एक कैसा होगा बोलो जल्दी? केटायनिक। दूसरा कौन सा होगा? एनायनिक। और तीसरा कैसा होगा? न्यूट्रल। तो डब्बा कितने तरह का होता है? 3 तरह का। एक केटायनिक, एक एनायनिक, एक न्यूट्रल। अब सुनना जरा गौर से। अगर डब्बे के ऊपर चार्ज कैसा है? नेगेटिव है, तो डब्बे का नाम क्या बनेगा? एनायनिक। अगर डब्बे के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है तो डब्बे का नाम केटायनिक। अगर डब्बे पे कोई चार्ज नहीं है मतलब न्यूट्रल। डब्बा कितने तरह का? 3। कोऑर्डिनेशन डब्बा भी कितने तरह का हो सकता है? 3। कितने तरह का? 3। पहला कौन सा हो सकता है? पॉजिटिव। दूसरा कौन सा हो सकता है? नेगेटिव। तीसरा कौन सा होता है? न्यूट्रल। मेटल +8 एक जगह लगेगा, कहां पे? एनायनिक डब्बे के अंदर। कहां पे? एनायनिक डब्बे के अंदर, नाम लिखते वक्त। बाकी इसमें कैटायनिक में और न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि डब्बा कितने तरह का है? 2। आयनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन। डब्बे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्फीयर। यानी स्फीयर कितने तरह के? 2। कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितने तरह का हो सकता है? 3। कैटायनिक भी, एनायनिक भी, न्यूट्रल भी। पक्की बात है, बोलो हाँ है ना। अब बात आती है कि सर इसके अंदर कौन रहता है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने वाला और इलेक्ट्रॉन देने वाला। कौन रहता है बोलो जल्दी? इलेक्ट्रॉन लेने वाला और इलेक्ट्रॉन देने वाला। कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला और इलेक्ट्रॉन देने वाला। कोऑर्डिनेशन डब्बे के अंदर कौन रहता है? सवाल यह है कि कोऑर्डिनेशन डब्बा जो होता है वो कितने तरह का हो सकता है? 3। कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल। बात आती है कौन रहता है इसके अंदर? कोऑर्डिनेशन के अंदर कौन रहता है? कौन रहता है कोऑर्डिनेशन के अंदर? कोऑर्डिनेशन के अंदर कौन रहता है? कौन रहता है? तो सबसे पहली चीज सुनो, कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला। एक कौन होता है बोलो जल्दी? इलेक्ट्रॉन लेने वाला। एक कौन होता है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला। और एक कौन होता है बोलो जल्दी? इलेक्ट्रॉन देने वाला।
समझ रहे हो मेरी बात को? डब्बे के अंदर, बंद डब्बे के अंदर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला और इलेक्ट्रॉन देने वाला। लेविस भैया बोल के गए, क्या बोल के गए? जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, क्या बोलो बोलो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है। लेविस भैया क्या बोल के गए? जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है उसको अपन क्या बोलेंगे? लेविस एसिड। क्या बोलेंगे? लेविस एसिड। क्या बोलेंगे? लेविस एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसे हम क्या बोलेंगे? लेविस बेस। क्या बोलेंगे? लेविस बेस। लेविस भैया क्या बोल के गए कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है? लेता है, उसे अपन क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी। लेविस एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसे हम क्या बोलेंगे? लेविस बेस। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, ये तो लेविस की भाषा है। लेविस क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, आज के बाद हम उसे क्या बोलेंगे? एसिड, लेविस एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा हम उसे क्या बोलेंगे? लुईस बेस। तो सिंपल सी एक बात बताओ कि क्या अगर मैं तुमसे बात करता हूं, क्या डब्बे के अंदर दोनों की दोनों प्रजातियां पाई जाएंगी या नहीं पाई जाएंगी? कौन कौन? एक लेविस एसिड होगा और एक कौन होगा? लेविस बेस। कौन होगा? लेविस एसिड भी और कौन होगा? लेविस बेस भी। अब एक बात तो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है उसे कहा जाता है सेंट्रल मेटल आयन। क्या बोला जाता है? सेंट्रल मेटल आयन। यानी सेंट्रल मेटल आयन विल बिहेव एज लेविस एसिड और लेविस बेस। ये मुझे लेविस एसिड। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसे इनऑर्गेनिक में क्या बोलते हैं? लीगेंड। क्या बोलते हैं? लीगेंड। और उसे ऑर्गेनिक में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। यानी न्यूक्लियोफाइल, संसार के सारे लीगेंड, संसार के सारे न्यूक्लियोफाइल, संसार के सारे लीगेंड, संसार के सारे न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? लेविस एसिड होते हैं या लेविस बेस होते हैं? यानी इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला उसे क्या बोला जाएगा? सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। क्या बोलो बोलो? सेंट्रल मेटल एटम या आयन, कुछ भी कह लो। सेंट्रल मेटल एटम कह लो या फिर क्या कह लो? अगर हम बात करें तो सेंट्रल मेटल एटम और क्या कह लो? सेंट्रल मेटल आयन। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला है उसे हम क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी। तो उसे हम बोलते हैं लीगेंड। क्या बोलते हैं? लीगेंड। क्या बोलते हैं? लीगेंड। यानी कि डब्बे के अंदर कौन रहता है? तो दो लोग। पहला कौन सा? इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला। दूसरा कौन सा? इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला रहता है और दूसरा कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला। सवाल उठता है, जो लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसे हम क्या बोलते हैं? लीगेंड। ऑर्गेनिक में जाके क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोफाइल। यानी संसार के सारे न्यूक्लियोफाइल, संसार के सारे लीगेंड विल बिहेव एज लेविस बेस। जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा उसे हम क्या बोलेंगे? लुईस एसिड। तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला, इनके अनुसार एसिड उसे बोला जाएगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, और बेस उसे बोला जाएगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। क्या बोला? बोलो जल्दी। जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है उसे हम क्या बोलेंगे? एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसे हम क्या बोलेंगे? बेस। यानी कि सेंट्रल मेटल आयन या एटम विल बिहेव एज लेविस एसिड और लेविस बेस। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? लेविस एसिड will behave as what? लेविस एसिड। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? लेविस एसिड। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? लुईस बेस। यानी लीगेंड क्या होता है? संसार के सारे लीगेंड कैसे हैं? लुईस बेस। ये क्या होते हैं? बोलिए जल्दी। लुईस बेस। इसे हम क्या बोलेंगे? लुईस बेस। सिंपल सी बात है। अगर हम आपसे बात करें कि डब्बा कितने तरह का? दो तरह का, कोऑर्डिनेशन आयोनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन आयोनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन भी कितने तरह का हो सकता है? फर्दर तीन, कैटायनिक भी, एनायनिक भी, न्यूट्रल भी। कैटायनिक भी, एनायनिक भी, न्यूट्रल भी। यानी जिसके सर पे पॉजिटिव, जिस डब्बे के सर पे कैसा चार्ज आए? पॉजिटिव, नाम क्या बन गया? कैटायनिक। जिस डब्बे के सर पे नेगेटिव चार्ज आ जाए उसे हम क्या? एनायनिक। और जिस डब्बे के सर पे जीरो चार्ज उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। यानी डब्बा फर्दर कितने तरह का हो सकता है? तीन। पहला कौन सा? कैटायनिक। दूसरा कौन सा? एनायनिक। तीसरा कौन सा? न्यूट्रल। ठीक है, फिर से वापस एक बार समेट लो फटाफट से। ठीक है, हम भी एनर्जी मार लेते हैं, तुम भी एनर्जी मार लो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत शानदार चैप्टर है। मैं तुमको बता रहा हूँ, सब लॉजिकल है, कुछ रटने वाला है ही नहीं। ठीक है, एक्सेप्ट जैसी इसमें बातें ही नहीं है। एक्सेप्ट दिस एक जगह आएगा, वीवीटी के अंदर, बस वीवीटी के अंदर, क्योंकि वीवीटी अपनी बातों का लॉजिक नहीं बताती है तो मैं क्यों बताने जाऊंगा? सीएफटी बताती है ना। तो ठीक है, तो सुनना, वहीं पे बस आएगी, इसके अलावा कहीं नहीं है। और बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी गोइंग चैप्टर है, दिमाग में इसे दौड़ा सकते हो, बस ऐसे दौड़ाते रहो, सवाल सॉल्व करते रहो। तो मैं तुमको एक बात बता दे रहा हूं, क्या होता है। सबसे पहले एक्वा सॉल्यूशन तुमने लिया, सॉल्ट 1 सॉल्ट 2 का, उसको कहां पे इकट्ठा किया था? बीकर के अंदर। बीकर को क्या किया था तुमने? हीट करके क्या किया था? पानी को उड़ाया था। क्या किया था? पानी को उड़ाया था। क्या किया था? पानी को उड़ाया था। पानी को उड़ा के क्या बनाया था तुमने? क्रिस्टल। उसी क्रिस्टल को और क्या बोला जा सकता है? मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। क्या बोला जा सकता है? मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। नाम कोई नहीं पूछेगा, पहले बता दे रहा हूं, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड, केवल ज्ञान के लिए जान लो। ठीक है, मेन बात ये होती है क्रिस्टल। अब उस क्रिस्टल को लेके तुम कहां पहुंच गए थे? लैब के अंदर। अब लैब में चले गए, तुरंत उसको किसमें डाला? पानी में।
अगर वो कंप्लीटली आयोनाइज हो गया, मतलब सारे आयंस में कंप्लीटली टूट गया है, और कंप्लीटली टूट गया है, तो क्या वो टेस्ट देगा या नहीं देगा? क्या वो अपने आयंस की आइडेंटिटी को छुपाएगा? नहीं छुपाएगा। तो यानी वो अपने सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस के टेस्ट दे रहा है, यानी वो कैसा सॉल्ट है? बोले जल्दी, डबल सॉल्ट। एग्जांपल बोले तो KCl.MgCl.6H2O। ठीक है, पहला एग्जांपल कार्नेलाइट, दूसरा फेरस अमोनियम सल्फेट, तीसरा एग्जांपल पोटाशलम, पोटाशलम, फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट को ही क्या बोला जाता है? मोहर सॉल्ट। क्या बोला जाता है? मोहर सॉल्ट। अच्छा, इसके बाद मुझे बताओ, अगर हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कैसे होते हैं, तो सर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो होते हैं जो डब्बे के अंदर होते हैं। क्या होते हैं? डब्बे के अंदर। डब्बा कितने तरह का है? दो। कितने तरह का? दो। पहले का नाम क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। दूसरे का नाम आयोनाइजेशन। अब एक बात तो, कोऑर्डिनेशन डब्बा कितने तरह का? तीन। पहला कौन सा? केटायनिक। दूसरा कौन सा? एनायनिक। तीसरा कौन सा? न्यूट्रल। सर पे अगर डब्बे के पॉजिटिव है तो क्या बोलेंगे? अगर नेगेटिव है तो? अगर जीरो है तो? पक्की बात है, ये बात क्लियर है। अब सुनना जरा गौर से, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कौन रहता है सर? इलेक्ट्रॉन देने वाला और इलेक्ट्रॉन लेने वाला। इलेक्ट्रॉन देता कौन है? जिसके पास होगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, जिसके पास होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा। अब देने के लिए आप लोन पेयर दे सकते हैं, देने के लिए आप नेगेटिव चार्ज दे सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो लिगेंड भी फर्दर क्लासिफाइड होंगे, लेकिन उनकी बात बाद में, पहले अभी सुनो। अगर हम तुमसे बात करें, इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन होता है? जिसको इलेक्ट्रॉन लेना पसंद है। भाई साहब देखो, लिखे पड़े हैं यार, समय बचा के क्या करोगे? प्रेम पत्र लिखोगे? लिखना यार, ठीक है, ढंग से सुन लो, उसके बाद लिखने का भी वक्त देंगे। सुन लो पहले एक बार, दिमाग में तुम्हारा सेट होना ज्यादा जरूरी है। लिखने के लिए तुम कैसे भी लिख लोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? नोट्स को फोटोकॉपी करा लेना, ठीक है, और क्या कर लेना, पिछले साल के नोट्स होंगे, अगले साल के भी बन सकते हैं। नोट्स की कमी नहीं है दोस्त, मार्केट में भी मिलता है खूब सारा, कहीं से खरीद सकते हो। समझ लो, समझ रहे हो मेरी बात को? लिखा हुआ कम काम आता है, सुन लो एक बार ढंग से। इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाले कौन? क्या फिर देखो तुम, मतलब इस बार क्या मतलब, तुम काहे चाहते हो भाई? थोड़ा दूर बैठो यार, तुम इधर खिसक जाओ थोड़ा सा। नहीं तुम नहीं कुछ किए हो, उसकी नीयत में खोट लग रहा है इस बार। तुम तो इनिशिएट किए थे केवल। इधर आओ। अगर खैर अच्छा नहीं, जोक्स अपार्ट, प्लीज डोंट माइंड। दिल बातें दिल पे मत लेना यार, ठीक है? दिल पे लेने के लिए बहुत लोग मिलेंगे जीवन में। मेडिकल कॉलेज है ना? तो अभी सुनो मेरी बात को, ठीक है? अरे नहीं मतलब इतना भी मत किसी को टीच कर दो, ठीक है? अब उसने हाथ पकड़ लिया, वो पकड़ रहा है यार हाथ। एनीवे, कम टू द पॉइंट अगेन। कहने का मुद्दा यह है कि स्फीयर की अगर हम बात करते हैं, तो स्फीयर दो तरह का था, कोऑर्डिनेशन और आयनाइजेशन। आयनाइजेशन में सिर्फ आयन रहता है। आयन की कितनी औलादें हैं? दो। एक का नाम क्या है? केटायन। एक का नाम कौन है? एनायन। पहले जो लिखा जाता है नाम क्या बनेगा? केटायन। बाद में जो लिखा जाता है एनायन। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? ये डिसाइड करेंगे कि डब्बा कैसा होगा। अगर पहले कुछ लिखा गया मतलब डब्बा कैसा होगा? एनायनिक। अगर बाद में कुछ लिखा गया, डब्बा कैसा होता है? जनरली केटायनिक। अगर कुछ भी ना लिखा जाए तो डब्बा कैसा होता है? न्यूट्रल। यानी डब्बा भी फर्दर कितने तरह का हो सकता है? तीन। कौन सा डब्बा? कोऑर्डिनेशन। समझ रहे हो मेरी बात को? आयनाइजेशन डब्बा कितने तरह का हो सकता है? अगर हम बात करें दो, या तो केटायन होगा या तो एनायन होगा। पक्की बात है। आगे अगर हम तुमसे बात करते हैं, डब्बे के अंदर कौन रहता है? कौन से डब्बे के अंदर? कोऑर्डिनेशन। कौन से? कोऑर्डिनेशन। तो क्यों कौन कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला। लेविस भैया क्या बोल के गए? जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है उसे हम क्या बोलेंगे? एसिड। और जो देता है उसे क्या बोलेंगे? बेस। बताओ कौन लेता है कौन देता है? तो सिंपल सी बात करें, सेंट्रल मेटल एटम या आयंस क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसे क्या बोलते हैं? लुईस बेस, यानी कि लिगेंड। ऑर्गेनिक में बोले तो न्यूक्लियोफाइल। क्या ये बात समझ में आई? इतनी बात बस, इसको छापिए, लेकिन उससे पहले सुनिए। एनसीईआरटी की शब्द को ही मैं पढ़ता हूं। द स्पेटियल अरेंजमेंट। स्पेटियल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? स्पेस के अंदर होने वाला अरेंजमेंट। द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ विच लिगेंड एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल आयन डिफाइंड टू एज अ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। सिंपल सी, अभी मैंने तुमसे बोला कि इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाले को अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल आयन। और इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले को क्या बोलते हैं? लिगेंड। अब मान लो, सुनो, देखो कितने तरह से जुड़ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन यही बताता है तुमको। जैसे कि द स्पेटियल अरेंजमेंट, सबसे पहली चीज, शब्द का मतलब क्या है? स्पेटियल का मतलब क्या होता है? स्पेस के अंदर। अगर हम बात करें स्पेस के अंदर, स्पेस के अंदर अब कितनी तरीके से जुड़ सकता है? सुनना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो सुनना, द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड। लिगेंड कौन है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है।
atoms which is directly attached to the central metal atom ion. समझ रहे हो, सेंट्रल मेटल एटम भी हो सकता है या सेंट्रल मेटल आयन भी, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला. डिफाइंस अ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन. ये किसको डिफाइन करते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन को डिफाइन करते हैं. अब सुनना, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन है क्या? स्पेशियल अरेंजमेंट है, स्पेस के अंदर होने वाला अरेंजमेंट है. आगे एनसीईआरटी क्या लिखती है? About the central atom, the most common of coordination polyhedron are octahedral, square planar and क्या लिखा हुआ है? टेट्राहेड्रल. सिंपल सी बात है. मान लीजिए ये मेटल आयन है, सुनिएगा जरा गौर से. मेटल आयन ये रहा, कौन सा रहा? मेटल आयन. समझ रहे हैं? एक लिगेंड आजू से दे रहा है, एक लिगेंड बाजू से दे रहा है. मान लीजिए ये प्लस एक्स है तो ये क्या हो गया? माइनस एक्स. ये मान लीजिए प्लस वाई है तो ये क्या हो गया? माइनस वाई. और ये क्या है? प्लस जेड, तो ये क्या हो गया? माइनस जेड. यानी कि सुनना फिर से ढंग से, अगर मैं बात करूं, ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन पेयर देने आ रहा है, ठीक है, ये कहां से आ रहा है? प्लस एक्स से आ रहा है. इलेक्ट्रॉन पेयर देने आ रहा है, कहां से आ रहा है? माइनस एक्स. इलेक्ट्रॉन पेयर देने आ रहा है, कहां से? प्लस एक्स. इलेक्ट्रॉन पेयर देने आ रहा है, कहां से? माइनस एक्स. इलेक्ट्रॉन पेयर देने आ रहा है, कहां से? प्लस जेड. इलेक्ट्रॉन पेयर देने आ रहा है, कहां से? माइनस जेड. तो अब जरा गौर से सुनना, यहां पे ये कैसा अरेंजमेंट है? ऑक्टाहेड्रल. कैसे बोला सर ऑक्टाहेड्रल? कॉपी देना, एक मिनट कॉपी देना. अगर मैं तुमसे बोलूं कि ऑक्टाहेड्रल कैसे बोला, ऑक्टा शब्द का मतलब क्या होता है? ऑक्टा शब्द का मतलब होता है 8. हेड्रल शब्द का मतलब क्या होता है? प्लेन. आप ऐसे सोचो कि आप ऐसे सोचना जरा गौर से, आप लोग अपनी कॉपी लेके इमेजिन कर सकते हो सारे लोग. यहां पे अगर मैं बात करूं, एक लिगेंड यहां से आ रहा है, एक लिगेंड यहां से, एक लिगेंड यहां से, एक लिगेंड यहां से, मतलब अपनी कॉपी में क्रॉस खींच लो. और एक लिगेंड कहां से आ रहा है? ऊपर से. और एक कहां से आ रहा है? नीचे से. ढंग से देखना, यहां पे ये पकड़ लो, इस पॉइंट को पकड़ा तुमने, और यहां पे एक लिगेंड है, यहां पे एक लिगेंड है. एक ज्योमेट्री बनाओ, आपको कितना प्लेन नजर आएगा? ये ढंग से देखो तो. अगर मैं तुमसे बात करता हूं, कितना नजर आएगा? एक, ये वाला प्लेन, 2, 3, 4. कितने नजर आए? 4, 5, 6, 7, 8. नाम क्या बना? ऑक्टाहेड्रल. यानी लिगेंड जब 6 तरफ से अप्रोच करते हैं, लिगेंड जब 6 तरफ से अप्रोच करते हैं, तो इसका नाम क्या बन जाता है? बोलो जल्दी. ऑक्टाहेड्रल. क्या हो जाता है? ऑक्टाहेड्रल. यानी स्पेस के अंदर होने वाला अरेंजमेंट, जहां मेटल की तरफ कौन जा रहा है? लिगेंड जा रहा है. क्यों जा रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए. तो इसका नाम क्या बन गया? ऑक्टाहेड्रल. सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल. दूसरा क्या बोल रहा है? स्क्वायर प्लेनर. स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, मेटल आयन ये रहा, मेटल आयन ये रहा, एक लिगेंड आजू से आया, एक लिगेंड बाजू से, एक लिगेंड आजू से, एक लिगेंड बाजू से. यानी कि अगर मैं तुमसे बात करूं तो ये क्या बन रहा है? स्क्वायर प्लेनर. क्या बन रहा है? स्क्वायर प्लेनर. सिंपल सी बात है कि सेंटर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सर 2 लोग रहते हैं. कितने लोग रहते हैं? 2. पहला कौन सा? इलेक्ट्रॉन देने वाला. दूसरा कौन सा? इलेक्ट्रॉन लेने वाला. अब देने वाला कैसे आ रहा है और लेने वाला कैसे ले रहा है, इसी बात पे डिसाइड हुआ कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कैसे बनेगा. अगर मान लीजिए वो अगर 6 तरफ से आ रहा है, प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस वाई माइनस वाई, प्लस जेड माइनस जेड, तो उसका नाम क्या बन गया? ऑक्टाहेड्रल. अगर कहा गया सिर्फ प्लस एक्स से आ रहा है, माइनस एक्स से आ रहा है, प्लस वाई से आ रहा है, माइनस वाई से आ रहा है, प्लस जेड और माइनस जेड से नहीं आ रहा है, यानी इसका नाम क्या बन जाएगा? बोलिए जल्दी. स्क्वायर प्लेनर. क्या नाम बन जाएगा? स्क्वायर प्लेनर. ये रहा लिगेंड, लिगेंड, लिगेंड और ये रहा लिगेंड. मान लीजिए ये सिर्फ चारों तरफ से आ रहा है, डोनेट कर रहा है, क्योंकि मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन पेयर लेना, लिगेंड का काम है इलेक्ट्रॉन पेयर देना. तो अगर हम बात करें, ये क्या बोला जाएगा? इसे हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर प्लेनर. क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी. स्क्वायर प्लेनर. इसको हम बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर. 3 तरह के मोस्ट कॉमन होते हैं, इन्हीं के बारे में बस पढ़ना है पूरे चैप्टर में. एंटायर चैप्टर में जो सवाल बनेगा वो केवल ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल. अगर हम बात करें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के ऊपर सवाल ही नहीं पूछा जाता है जनरली. मैं आपको बताऊं 3 ही के ऊपर सवाल पूछेगा. पहला कौन सा? ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल. अब बात आती है कि मान लीजिए ये तो चलिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, ये कौन सा हो गया? बोलिए जल्दी. टेट्राहेड्रल. अब तीसरा कौन सा होता है? सॉरी, ये स्क्वायर प्लेनर हो गया. तीसरा कौन सा होता है? टेट्राहेड्रल. अगर मान लीजिए मेटल आयन है ना, वो अगर हम बात करें ना, वो प्लस एक्स से आ रहा है, ना वो माइनस एक्स से आ रहा है, ना वो प्लस वाई से आ रहा है, ना वो माइनस वाई से आ रहा है, ना वो प्लस जेड से आ रहा है, ना वो माइनस जेड से आ रहा है. यानी कि अब कहां से आ रहा है सर? एक्सिस के बीच में से आ रहा है. कहां से आ रहा है? एक्सिस के बीच में से. कैसे आ रहा है? 2v स्टेट बन के. कैसे आ रहा है? 2v स्टेट. 2v स्टेट कहने का मतलब, मान लीजिए मेटल ये रहा, एक लिगेंड आजू से आ रहा है, दूसरा लिगेंड बाजू से आ रहा है, एक लिगेंड आजू से, दूसरा लिगेंड बाजू से, तीसरा लिगेंड आजू से और चौथा लिगेंड कहां से आ रहा है? बाजू से. यानी स्टेट कैसी बन रही है? 2v स्टेट. कैसी बन रही है? बोलो जल्दी. 2v स्टेट. इसको हम क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट. क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट.
अगर 2v स्टेट बनता है तो उस अरेंजमेंट को नाम क्या दिया जाता है? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो अगर सिंपल सी हम बात करें कि मान लीजिए प्लस एक्स से भी आया, माइनस एक्स से भी आया, प्लस वाई से भी आया, माइनस वाई से भी आया, प्लस जेड से भी आया, माइनस जेड से भी, अगर लिगेंड अप्रोच कर रहा है किसको? मेटल को, कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा? ऑक्टाहेड्रल। पक्की बात है। दूसरा हमने क्या बोला कि हमने बोला कि मान लीजिए प्लस एक्स से आ रहा है, माइनस एक्स से आ रहा है, प्लस वाई से आ रहा है, माइनस वाई से आ रहा है, अब कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा? स्क्वायर प्लानर। मान लीजिए एक्सिस पे आ ही नहीं रहा है, एक्सिस के बीच में आ रहा है, 2v स्टेट बनके। कैसे बनके? 2v स्टेट। कैसे बनके? 2v स्टेट। तो अब ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलोगे? टेट्राहेड्रल। और ये सब कुछ कहां स्टडी कर रहे हो? स्पेस के अंदर स्टडी कर रहे हो। इसीलिए एनसीईआरटी क्या लिखती है? द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड atom which are directly attached to central metal atom or ion defines a coordination polyhedron about the central atom. सेंट्रल एटम को लिगेंड कैसे अप्रोच कर रहा है, इस बात से आप डिसाइड कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कैसा बनेगा। अगर मान लो प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड से आ रहा है तो कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा? ऑक्टाहेड्रल। सिर्फ अगर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई से आ रहा है, प्लस जेड माइनस जेड से नहीं आ रहा है, तो ये कैसा बनेगा? कैसा बनेगा बोलो जल्दी? स्क्वायर प्लानर। अगर एक्सिस के बीच में लिगेंड अटैक कर रहा है, मार्क द वर्ड, क्या मैं बोल रहा हूं? एक्सिस के बीच में, एक्सिस के बीच में। क्या बोला मैंने? एक्सिस के बीच में। सीएफटी में ये लाइन बड़ी काम आएगी। ऑक्टाहेड्रल में अटैक कैसा होता है मैं पूछूंगा तो आपको बोलना पड़ेगा ऑन दी एक्सिस अटैक होता है सर लिगेंड का। अरे हाँ ना बोलो, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड। स्क्वायर प्लानर में मैं पूछूंगा कि कहां अटैक हो रहा है, तुम कहोगे ऑन दी एक्सिस हो रहा है सर। लेकिन टेट्राहेड्रल में कहां अटैक हो रहा है? बिटवीन दी एक्सिस, एक्सिस के बीच में हो रहा है। 2v स्टेट। कौन सा एक्सिस है बताना जरा? 109 डिग्री पे कौन सा एक्सिस पाया जाता है बताना जरा? अरे पाया जाता है कोई एक्सिस? नहीं ना। तो याद रखना कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन से ये जर्नी शुरू हो रही है। ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड क्या ऑन दी एक्सिस अप्रोच करता है या नहीं करता है? तो जवाब है हाँ साहब, करता है। समझ रहे हो? वहां जाके एक्सियल वाले की एनर्जी बढ़ा देगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर का, और ये लाइन बड़ी काम आ जाएगी वहां पे। तो पहली बात क्या है कि अगर हम बात करें स्पेस के अंदर होने वाला अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट? मेटल को इलेक्ट्रॉन लेना पसंद है, लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देना पसंद है। अब वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला ले कैसे रहा है और इलेक्ट्रॉन देने वाला दे कैसे रहा है, इससे हम क्या डिफाइन करते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अगर मान लीजिए वो प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड से ले रहा है, मतलब नाम क्या बनेगा? ऑक्टाहेड्रल। अगर मान लीजिए प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई से ही अटैक हो रहा है तो हम नाम क्या बोलेंगे? स्क्वायर प्लानर। अगर एक्सिस के बीच में लिगेंड अप्रोच कर रहा है तो नाम क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल। यानी कि अगर हम बात करें, मान लीजिए मेटल आयन ये है, मेटल आयन ये है, और पहला वी सुनना, एक्सिस के बीच में पहला वी ऐसे, लिगेंड एक आजू से आ रहा है और एक बाजू से, एक आजू से एक बाजू से, एक आजू से एक बाजू से, एक सामने से आ रहा है और एक कहां से आ रहा है? पीछे से आ रहा है। तो हम इसको क्या नाम देंगे बोलो जल्दी? इसको हम टेट्राहेड्रल। ये लिगेंड और ये वाला कहां आ जाएगा? फ्रंट। ये कहां आ जाएगा? फ्रंट। एक मिनट रुकना, ये ऐसे मैं दिखा दे रहा हूं। डैश्ड और वेज कंफ्यूग्रेशन तो अब तुम जानते ही हो। तो यहां पे डैश्ड और ये रहा वेज, ठीक है? तो ये डैश्ड है, ठीक है? ये वाला लिगेंड। यहां पे ढंग से देखना, अगर हम बात करें लिगेंड एक सामने से अटैक कर रहा है और एक कहां से अटैक कर रहा है? पीछे से अटैक कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है? द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन आर ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लानर एंड टेट्राहेड्रल। फॉर एग्जांपल CONH3 का होल 6। जैसे कि उसने बोला इस मेटल को आप क्या मान लीजिए? CO मान लीजिए। क्या मान लीजिए? CO। लेट सपोज दैट इस मेटल आयन को आप क्या मान लीजिए? CO मान लीजिए। अब देखिए यहां पे लिगेंड कौन अप्रोच कर रहा है? NH3। यानी कि एक लिगेंड कौन है? ये NH3 है। दूसरा लिगेंड कौन है? तो अगेन ये NH3 है। तीसरा लिगेंड कौन है? मान लीजिए ये NH3 है। चौथा लिगेंड कौन है? मान लीजिए ये NH3 है। पांचवा लिगेंड कौन है? फिर अगेन NH3 है। और छठा लिगेंड कौन है बोलो जल्दी? ये NH3 है। तो याद रखिए कि यहां पे कितने साइड से अटैक हो रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो ये एग्जांपल लेके वो किसको समझा रहा है? CONH3 का होल 6 इज ऑक्टाहेड्रल। अब सुनना जरा गौर से, NiCO4 इज कैसा बोल रहा है? टेट्राहेड्रल। यानी वो यहां पे क्या बोल रहा है? इसको बोल रहा है कि Ni मान लो और इसको क्या मान लो? CO। इसको क्या मान लो? CO। इसको क्या मान लो? CO। और इसको क्या मान लो? CO। मतलब CO कैसे अटैक कर रहा है? टेट्राहेड्रली। तो कह रहा है NiCO4 इज टेट्राहेड्रल एंड PtCl4 का 2- इज स्क्वायर प्लानर। याद रखना जनरली Ni अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर दिखा रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर अब क्या है? अरे भाई लिगेंड कितना अप्रोच कर रहा है मेटल आयन को, कितने तरह से? 1 2 3 4 5 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है।
अगर हम बात करें 1 2 3 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 1 2 3 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4। याद रखना कि जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर ये यूनिवर्सल बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी 4 होगा, दो ही ज्योमेट्री पॉसिबल होगी, दो ही ज्योमेट्री। पहली कौन सी पॉसिबल होगी बोल बेटा? एक कौन सी पॉसिबल होगी? स्क्वायर प्लैनर। एक कौन सी पॉसिबल होगी? स्क्वायर प्लैनर। एक कौन सी पॉसिबल होगी? स्क्वायर प्लैनर। और दूसरी कौन सी पॉसिबल होगी? टेट्राहेड्रल। क्या पॉसिबल होगी? टेट्राहेड्रल। इसमें भी एक खास बात बता दे रहा हूं, निकल जब भी 4 में रहेगा, ये मान के चलना वो टेट्राहेड्रल ही बनाता है। निकल जब भी 4 में दिखे, निकल जब भी 4 में दिखे तो याद रख लेना वो कैसा बनाएगा? टेट्राहेड्रल। और कोऑर्डिनेशन में अगर हम बात करें, निकल नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। पीटी और पीडी जस्ट उसके नीचे वाले जो होते हैं, अगर वो 4 दिखाते हैं तो जनरली वो कैसा बनाते हैं? स्क्वायर प्लैनर। ये दिमाग में सेट कर लो, तुम्हारा सवाल सॉल्व करने में बहुत आसान हो जाएगा। कुछ चीजें यूनिवर्सल होती हैं, खट से देखा टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लैनर, ये पता करना है तुमको। तो निकल दिख रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ, टेट्राहेड्रल होगा जनरली। अगर प्लेटिनम और पैलेडियम दिख रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ, तो कैसा होगा? स्क्वायर प्लैनर होगा। ये दिमाग में एकदम सेट कर लो कि निकल के केस में कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। और अगर हम बात करें प्लेटिनम और पैलेडियम के केस में कैसा होता है? कैसा होगा? स्क्वायर प्लैनर। इसीलिए एनसीईआरटी ने पहले ही हिंट कर दिया। हिंट क्या कर दिया कि भैया देखो निकल है तो निकल के केस में कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। और प्लेटिनम है तो प्लेटिनम के केस में कैसा है? स्क्वायर प्लैनर। वरना तो वो रीजनिंग भी देता ना तुमको। वो यही बात यहां से मैसेज देना चाहता है कि दिमाग में बिठा सकते हो नालायक को तो बिठा लो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, तब तो कैसा होगा बोलो जल्दी? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कितनी ज्योमेट्री पॉसिबल होगी? 2। एक कौन सी पॉसिबल होगी? टेट्राहेड्रल। और एक कैसी पॉसिबल होगी? ऑक्टाहेड्रल। फर्क क्या होगा? टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर। फर्क क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन का। मैं तुमको यहीं पे बताते हुए चलना चाहता हूं। अगर टेट्राहेड्रल होता है, तुम सब लोगों को हाइब्रिडाइजेशन पता है कितना होता है? sp3। कितना होता है? sp3। कितना होता है? sp3। अगर मान लीजिए टेट्राहेड्रल नहीं है तो स्क्वायर प्लैनर है, तो ज्योमेट्री कैसी होगी बोलो जल्दी? dsp2। ये भी बात अपने दिमाग में बिठा लो। स्क्वायर प्लैनर है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। फिक्स है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 100%। अगर यार स्क्वायर प्लैनर तभी बोल पा रहे हैं उसको, समझ रहा हूं मेरी बात को? dsp2 100% फिक्स है। प्लेटिनम पैलेडियम देखा कैसा बनेगा? स्क्वायर प्लैनर, हाइब्रिडाइजेशन dsp2 कंफर्म रहो। ni देखा टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन sp3। कुछ चीजें फिक्स होती हैं, समझ रहा हूं मेरी बात को? तो यहां पे क्या होगा? स्क्वायर प्लैनर में dsp2 और यहां पे क्या होगा? sp3। सिंपल सी बात है, हाइब्रिड ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल के अंदर, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाने के लिए तुम मुझे एक बात बताओ, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत है? सर जितना बॉन्ड बना है उतना हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। अरे हाँ ना बोलो भाई? तो यहां पे देखो 1 2 3 4, कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए? 4। वो कब बनेगा? जब 4 प्योर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। अरे हाँ ना बोलो भाई? अगर एक s और 3 p पार्टिसिपेट कर रहा है तो नाम क्या बनेगा? sp3। एक s, एक p, 2p, 3p। फिर से सुनना ढंग से, ये जितना ढंग से सुनो, लॉजिकली सुनोगे, बहुत सारी बातें अभी एकदम समझ जाओगे कि क्या बात है। चैप्टर इजी हो जाएगा, मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूं। तुम सवाल करोगे तुम्हें बड़ा मजा आएगा। ढंग से सुनो। यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, सिंपल बात बताओ, ये कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है। 4 बॉन्ड बना रहा है मतलब कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल इसको चाहिए? 4 चाहिए। अब सुनना जरा गौर से, एक s px py pz के साथ अगर ये कंबाइन कर जाए तो कितने ये प्योर ऑर्बिटल है? 4। जितने प्योर ऑर्बिटल होते हैं उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक खोलो, उसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑब्टेन्ड। समझ रहा हूं मेरी बात को? जितने अगर हम बात करें प्योर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। मैंने कहा कितना बॉन्ड बनाना है आपको? आपने कहा 4 बॉन्ड बनाना है। मैंने कहा 4 में क्या कंबाइन कर सकता है? एक s 3 p, तो क्या बनेगा? sp3। बॉन्ड कितना बना सकते हैं? 4। अच्छा दूसरी चीज अगर मैं आपसे बात करता हूं स्क्वायर प्लैनर में, अगर मान लीजिए p की जगह मैंने d यूज कर लिया, कैसे यूज कर लिया वो हटाओ। मैंने कहा एक d है, एक s है, एक px है, एक py है, मान लो, तो क्या बना? dsp2। ये भी कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे? 4। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल? 4 ही ना। एक d, एक s, 2p, क्या बनाएंगे? 4 प्योर ऑर्बिटल मिलके क्या बनाएंगे? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अरे हाँ ना बोलो भाई? 4 प्योर ऑर्बिटल मिलके, एक प्योर ऑर्बिटल है d, एक प्योर ऑर्बिटल है s, एक प्योर ऑर्बिटल है p, एक प्योर ऑर्बिटल है p, तो 4 प्योर ऑर्बिटल मिलके क्या बनाएंगे? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल को जन्म देंगे। अरे हाँ ना बोलो?
चार प्योर ऑर्बिटल मिलके चार किसको जन्म देंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अब देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम पे sp3 बनेगा या dsp2 बनेगा, ये हम आगे सीखेंगे। अभी के लिए समझो, अगर वो sp3 बना तो भी चार ही बॉन्ड बनता है, अगर dsp2 बना तो भी चार ही बॉन्ड बनता है। फर्क किस चीज का होगा? ज्योमेट्री का फर्क होगा। किसका फर्क होगा? ज्योमेट्री। अगर वो sp3 बना है तो उसका नाम क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल। और अगर वो dsp2 है तो वो कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर। अब मैं बड़ी छोटी सी तुमसे बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं निकल के केस में जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, क्या बोला मैंने? निकल के केस में जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो वो टेट्राहेड्रल होता है। मतलब उसका वो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3 होगा। मैंने कहा प्लेटिनम और पैलेडियम के केस में जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो जनरली क्या बनता है? स्क्वायर प्लेनर। क्या बनता है? स्क्वायर प्लेनर। यानी कि उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? यानी कि PtCl4 का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? कैसा होगा? dsp2। और NiCO4 का हाइब्रिडाइजेशन बोल? sp3। समझ रहा हो मेरी बात को? ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि जनरली क्या होता है। कॉपी की छत पे बात लिख लो, ये बात अभी मतलब जहां लिखा था ना उसी के एक छत पे लिख लो ये बात। जनरली निकल बहुत सारा नहीं याद होना होता है। हा? अच्छा हाँ, जनरली निकल जब जनरली निकल, हाँ लिख लो, जनरली निकल जब चार बॉन्ड बनाता है, जनरली निकल जब चार बॉन्ड बनाता है, जनरली निकल जब चार बॉन्ड बनाता है तो उसके अंदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखने को मिलती है। तो उसके अंदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लेना, अभी अभी मान लेना। जनरली निकल चार बॉन्ड बनाता है तो उसके अंदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखने को मिलती है। जनरली निकल चार बॉन्ड बनाता है तो उसके अंदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखने को मिलती है। दूसरी बात लिखेंगे, पीटी और पीडी के केस में, अगला पॉइंट, पीटी और पीडी के केस में, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, उसी ग्रुप का इसीलिए लिखवा रहा हूं। पीटी एंड पीडी के केस में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर चार आ रहा है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर चार आ रहा है तो जनरली वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जनरली वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, अब बाकी अपना घर पे लिखते रहना, अब छोड़ दो, बस ये मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी, इंपॉर्टेंट लाइन ये थी। अब सुनना जरा गौर से, मैंने तुमसे क्या बोला? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कुछ नहीं है, लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देना पसंद है, मेटल को इलेक्ट्रॉन लेना पसंद है। अब कौन इलेक्ट्रॉन कैसे दे रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन कैसे ले रहा है, इस बात से क्या डिसाइड होगा कि स्पेस के अंदर उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, स्पेटियल अरेंजमेंट कैसा होगा, स्पेस के अंदर अरेंजमेंट कैसा होगा। मान लो ऑन दी एक्सेस अटैक हो रहा है, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड, तो वो कैसा होगा? बोलो जल्दी। ऑक्टाहेड्रल। अगर मान लो प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई से सिर्फ अटैक हो रहा है तो अब वो कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर। मान लो प्लस एक्स है, प्लस एक्स कह रहा हूं, प्लस एक्स प्लस वाई के बीच में अटैक हो रहा है, माइनस एक्स माइनस वाई के बीच में अटैक हो रहा है, प्लस एक्स प्लस जेड के बीच से अटैक हो रहा है, और माइनस वाई माइनस जेड के बीच से अटैक हो रहा है, तो कैसा बनेगा वो? टेट्राहेड्रल। यानी ऑन दी एक्सिस अटैक कौन कौन सा होता है ये बताओ? ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। तो लिखो ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सब बातें वो हैं जिनके बिना आपको कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आएगी ही आएगी। ये लिखिए, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर में लिगेंड ऑन दी एक्सिस पर अटैक करता है, ऑन दी एक्सिस पर अटैक करता है, यानी लिगेंड जो अप्रोच करता है मेटल आयन को, ऑन दी एक्सिस अप्रोच करता है, लिखो दूसरी बात, टेट्राहेड्रल के केस में ऑन दी एक्सिस करता है या बिटवीन दी एक्सिस करता है? बिटवीन दी एक्सिस। मार्क द वर्ड ऑन दी एक्सिस और बिटवीन दी एक्सिस। ये लाइन के बिना आपको आइसोमेरिज्म समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल में बिटवीन दी एक्सिस अटैक करता है,
एक जगह ऑन दी एक्सेस अटैक करता है और एक जगह कहां अटैक करता है, बिटवीन दी एक्सेस। समझ रहे हो, टेट्राहेड्रल में कहां कर रहा है, बिटवीन दी एक्सेस, और ऑक्टाहेड्रल में कहां कर रहा है, ऑन दी एक्सेस। स्क्वायर प्लेनर में कहां कर रहा है, ऑन दी एक्सेस। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे कि उसने एग्जांपल दिया, अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, लिगेंड कितनी साइड से मेटल को अप्रोच कर रहा है, 4 साइड से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 4। 5 साइड से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 5। 6 साइड से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6। यानी ये कैसे तुम बता पा रहे हो, सर सिंपल सी बात है, हम मेटल को देख रहे हैं और हम लिगेंड को देख रहे हैं। लिगेंड कितनी साइड से, कितने नंबर में अटैक कर रहा है, कितनी तरफ से अटैक कर रहा है, उससे हम क्या जज कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगला एनसीईआरटी तुरंत लिखती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको बताया था, द सेंट्रल मेटल आयन एंड द लिगेंड अटैच्ड टू इट एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सब बातें इसके अंदर लिखी हुई है, इसके साथ अगर आप जाएंगे बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूं। कह रहा है सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन है, ये देखना सेंट्रल मेटल आयन है। कह रहा है सेंट्रल मेटल आयन प्लस, अगर हम बात करें सेंट्रल मेटल आयन बोले तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला, और साथ में क्या कह रहा है, लिगेंड, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला। सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड जहां पे जिस क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर रहते हैं, इसी को अपन क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है, द सेंट्रल मेटल आयन एंड द लिगेंड, लिगेंड बोले तो इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला, सेंट्रल मेटल आयन बोले तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला, अटैच टू इट, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, आर एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि एक ब्रैकेट के अंदर, एक बंद कमरे के अंदर एक साथ रहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, बोलो जल्दी, इसी को हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसी को क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसी को बोल रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आगे क्या लिखता है, द आयनाइजेबल ग्रुप, सिंपल सी बात है, आयंस कहां रहते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर में, और आयनाइजेबल कौन सा होगा, जो आपके डब्बे के बाहर रह रहा है। डब्बे के बाहर अगर आजू में देखे तो कौन रहता है, केटायन, और बाजू में कौन रहता है, एनायन। और आयन की कितनी औलादें हैं, 2। अगर पहले लिखा गया तो नाम क्या बनेगा, केटायन, और अगर बाद में लिखा गया तो नाम क्या बनेगा, एनायन। तो अगर हम बात करें, वो क्या लिखता है, द आयनाइजेबल ग्रुप। आयनाइजेबल कौन होगा, सिंपल सी बात है, जो आयंस के फॉर्म में है, जो डब्बे के बाहर है, जो आयनाइजेबल, जो आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है, वही आयनाइजेबल होगा। तो क्या लिखता है, द आयनाइजेबल ग्रुप आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट एंड कॉल्ड काउंटर आयन। अब ये बात को कैसे समझें, जैसे कि इसने एग्जांपल भी दिया। एग्जांपल क्या दिया, जैसे इसने बोला कि मान लो ये K4 है, और ये क्या है, Fe है, और ये क्या है, Cn है, और ये क्या है, 6 है। बड़ी सिंपल सी बात है, अभी तुमको कुछ नहीं पता, तुम ऐसे सोचो कि एक क्या है, बोलो जल्दी, सेंट्रल मेटल एटम। एक क्या है, बोलो जल्दी, सेंट्रल मेटल एटम। ये है सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, कुछ भी कह लीजिए, दोनों शब्द कह सकते हैं। ये Cn क्या है, ये है आपका लिगेंड। अब समझना, लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। अब देने वाला कैसा भी हो सकता है, सर पे नेगेटिव रखने वाला, सर पे 0 रखने वाला। अब देखो जरा गौर से, मान लो मैंने कहा एक साइनाइड की वजह से चार्ज कितना होता है, -1। एक साइनाइड की वजह से चार्ज कितना होता है, -1। कितने साइनाइड दिख रहे हैं बताना जरा, 6। यहां पे तो यानी चार्ज कितना आ गया, -6। मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है कि यहां पे चार्ज कितना आएगा। बहुत सिंपल से लॉजिक है, कैसे सोचना है। एक बात तो, डब्बे के बाहर कितने पोटेशियम जुड़े हुए हैं, एक पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है, कितना, +1। कितने पोटेशियम है, चार्ज कितना हो गया ओवरऑल, +4। +4 आयन किसी से कब जुड़ेगा, जब उसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, बोलो जल्दी, -4। अरे हाँ ना बोलो भाई, +4 लोगों को आप बुलाना चाहते हैं तो 4 लोगों का अरेंजमेंट भी तो होना चाहिए, कम से कम 4 को कुर्सी भी तो होनी चाहिए। अगर आप अपने घर बुलाना चाहते हैं किसी को, मान लीजिए 4 लोगों को बुलाना चाहते हैं, 4 को कुर्सी रखनी पड़ेगी। अब सिंपल सी बात है, ये केटायन यहां जुड़ा है, जितना केटायन यहां जुड़ा है या जितना एनायन यहां जुड़ता है, ये किस बात पे निर्भर करेगा कि इस डब्बे पे चार्ज कितना है। ये डब्बे पे अगर +2 चार्ज रहता तो 2 केटायन को बुलाता, +3 चार्ज रहता तो 3 केटायन को बुलाता, +4 चार्ज रहता, +4 चार्ज रहता तो 4 एनायन को बुलाता। समझ रहे हो, प्लस चार्ज रहता तो तब किसको बुलाता, एनायन। अगर चार्ज खुद पे कैसा है, माइनस, तो किसको बुलाएगा, केटायन। तो सिंपल सी एक बात बताओ, -4 का मतलब क्या हुआ। अगर एक बात तय, एक साइनाइड की वजह से -6 चार्ज था, अब यहां पे डब्बे पे चार्ज कितना दिख रहा है, -4। यानी अंदर अगर हम बात करें तो कितना मैनेज किया गया, -6 था, 1 2 3 4 5 6, यानी कितने को कैंसिल आउट किया गया, 2। अब 2 को कैंसिल आउट करने के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, 2+, यानी आयरन कितने में है, बोलिए जल्दी, +2।
क्या कितने में है +2। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि यहां केटायन लिखा जाता है, वहां एनायन। अब जैसे छोटा सा दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं। दूसरा एग्जांपल अगर आपको लिखना है, यहां पे जरा गौर सुनना। मैंने लिखा Fe, यहां पे ले लिया FeCN का होल 6, ठीक है। CN का होल 6 नहीं लेते हैं, NO लेते हैं। FeCN का होल 5, यहां पे NO ले लिया, ठीक है। और NO लेने के बाद से यहां पे मैंने क्या ले लिया, यहां पे कोई भी कितना ले लेते हैं, -5 और +1 +2, यानी कितना हो गया। यहां पे कोई ऐसा ले लेते हैं CO3 का होल ट्वाइस ले लेते हैं, ठीक है। अब सुनना जरा गौर से, मैं तुमसे एक बात कहता हूं। क्या बात कहता हूं? 6 कर लो इसको। 6 कर लोगे तो इस NO को हटा देना, इस NO को हटा देना, इस NO को हटा देना। एक मिनट। FeCN का होल 6। एक बात बताओ, इस डब्बे पे चार्ज कितना है? -6। इधर कौन लिखा है? इधर हमेशा कौन लिखा जाता है, केटायन या एनायन? एक कार्बोनेट पे चार्ज कितना होता है? -2। तो 2 कार्बोनेट पे कितना होगा? -4। यानी कि यह डब्बा कैसा बन जाएगा, बोलो जल्दी, +4 वाला। यानी कि अब सुनना जरा गौर से, अगर कोई डब्बे के उस साइड, इसको मैं नहीं कह रहा हूं, इसको ध्यान दो, डब्बे के उस साइड लिखा जा रहा है, वो कौन है? एनायन है। और डब्बे के कोई इस साइड लिखा जा रहा है, ये क्या है, बोलो जल्दी, केटायन। समझ रहे हो मेरी बात को? डब्बे के इस साइड वाले को क्या बोलेंगे? केटायन। और डब्बे के इस साइड वाले को एनायन। एनायन वाला क्या बताएगा कि डब्बा कैसा है? केटायनिक। और केटायन वाला क्या बताएगा? डब्बा कैसा है? एनायनिक। अब ये बात पता करनी है कि जैसे मान लो मुझे नहीं पता इस डब्बे पे कितना चार्ज आएगा। सिंपल देखो, एक कार्बोनेट की वजह से चार्ज होता है -2, तो 2 कार्बोनेट की वजह से चार्ज कितना हो गया? -2 की वजह से, मतलब 2 कार्बोनेट की वजह से -4। -4 कब जुड़ेगा? जब आपके सर पे कैसा चार्ज होगा? +4। समझ रहे हैं? इससे निकाल सकते हैं आप बड़ी आसानी से कि यहां जो एनायन जुड़ा है, इससे पता कर सकते हैं कि डब्बे पे कैसा चार्ज है, केटायनिक है। ये तो कंफर्म है, ये कंफर्म है। यहां कोई जुड़ गया मतलब ये कैसा है? केटायनिक है। अब कितना केटायन में है, ये बात अगर आपको पता करना है तो आपको क्या पता करना पड़ेगा? किसके ऊपर चार्ज। देखो आखिर ये जुड़ा कैसे? जब अट्रैक्शन मिला। और अट्रैक्शन कब मिलेगा? सिमिलर चार्ज की वजह से या अपोजिट चार्ज की वजह? अपोजिट चार्ज। तो यहां अगर कुछ लिखा है मतलब डब्बा कैसा है? एनायनिक। यहां कुछ लिखा है, डब्बा कैसा है? केटायनिक। यानी पहले कुछ लिखा तो डब्बा कैसा बन जाएगा? एनायनिक। और बाद में कुछ लिखा मतलब डब्बा कैसा बन जाएगा? केटायनिक। कुछ नहीं लिखा तो डब्बा कैसा बन जाएगा? न्यूट्रल। अभी देखो, जैसे पिछले ही एग्जांपल में उसने लिख के बताया था, कैसे लिख के बताया था वो सुनना। लेकिन उससे पहले हम इसको पहले डिस्कस करते हैं। क्या बोलता है कि द सेंट्रल मेटल आयन एंड द लिगेंड attached to it are enclosed in a square bracket and is collectively termed as coordination sphere. The ionizable group, द आयनाइजेबल ग्रुप कौन सा होगा? जो पहले लिखा जाएगा या जो बाद में लिखा जाएगा? अगर जो पहले लिखा गया वो क्या होगा? केटायन। और जो बाद में लिखा जाएगा वो क्या होगा? एनायन। तो आयनाइजेबल ग्रुप कौन होगा? जो हमेशा आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट होगा। आयनाइजेशन स्फीयर में ही आयन प्रेजेंट होते हैं और वही आयोनाइज होते हैं। तो लाइन क्या लिखता है? द आयनाइजेबल ग्रुप आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट। या तो पहले लिखे जाएंगे या तो बाद में लिखे जाएंगे। पहले लिखे गए हैं तो वो कौन होंगे? केटायन। और अगर वो बाद में लिखे गए हैं तो वो क्या होंगे? एनायन। तो द आयनाइजेबल ग्रुप आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट आर कॉल्ड काउंटर आयन। कैसे काउंटर आयन बोला? सिंपल सी बात है, अगर इस डब्बे के ऊपर माइनस चार्ज था तो इस माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपको क्या चाहिए? प्लस चार्ज। यानी काउंटर आयन क्या बनेगा? +4। अगर ये +4 होता तो काउंटर आयन क्या बनता? -4। यानी कि वो कहना क्या चाहता है कि फॉर एग्जांपल यहां पे द आयनाइजेबल ग्रुप आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट एंड आर कॉल्ड काउंटर आयन। यहां पे चार्ज आया -4, तो इसका जो काउंटर कर रहा है, इसको जो बैलेंस कर रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? काउंटर आयन। -4 का काउंटर आयन +4, +4 का काउंटर आयन -4। तो वो किधर लिखा जाता? अगर यहां +4 होता तो वो कौन सा, वो वाला पार्ट कहां लिखा जाता? बाद में। अगर यहां -4 है तो वो क्या लिखा जाएगा? पहले। तो अगर हम बात करें कि काउंटर आयन अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले का काउंटर आयन पहले लिखा जाता है और पॉजिटिव वाले का काउंटर आयन बाद में लिखा जाता है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? और वो उसे क्या बोला जाता है? आयोनाइजेबल स्फीयर। क्या बोला जाता है? आयोनाइजेबल स्फीयर। फॉर एग्जांपल इन द कॉम्प्लेक्स K4FeCN का होल 6 क्या लिखता है? द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज FeCN6 4-। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है, K4 जुड़ा यानी 4+ जुड़े। अब ऐसे सोचना है, 4+ जुड़े यानी डब्बे पे चार्ज कितना आया? 4- आया। अब एक बात तो, एक CN की वजह से चार्ज तो होता है -1। कितने CN दिख रहे हैं? 6। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? -6। टोटल चार्ज -6 आना चाहिए था, लेकिन दिख रहा है हमको -4 ही। इसका मतलब कितना बैलेंस किया जा चुका होगा कि -4 दिख रहा है? +2। आपस में बातचीत करके ही आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान होता है। अब जैसे NiCO4 है, अब आपको पता है NiCO4, अब देखिए यहीं पे आपको निकल जाएगा। NiCO4 है,
आपको पता है कोई ना आगे लिखा है ना कोई पीछे लिखा है, इसका मतलब डब्बा कैसा है, जीरो। डब्बा कैसा है, जीरो। और डब्बा अगर जीरो है इसका मतलब लिगेंड क्या होगा, लिगेंड या तो +2 और -2 में हो। अरे हाँ ना बोलो भाई, ऐसा हो नहीं सकता है कि एक ही तरह का लिगेंड प्रेजेंट और एक +2 में हो और एक -2 में हो तो ही जीरो हो सकता है, और नहीं तो दूसरी कंडीशन है कि लिगेंड कोई चार्ज ही ना दे, लिगेंड कैसा हो, खुद जीरो में हो। तो याद रखिएगा, या एक चीज समझिए, अगर कुछ आगे पीछे लिखा हुआ है इसका मतलब वो कैसा है, उसके अंदर वो चार्ज है। अब वो कैटायनिक हो सकता है, वो एनायनिक हो सकता है। अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब वो कैसा होगा, जनरली न्यूट्रल होगा। दूसरी बात बताता हूं आपको, यहां पे देखिए PtCl4 2- लिखा हुआ है। एक क्लोरीन की वजह से चार्ज कितना होता है इन जनरल, बताओ तो, -1। अब एक बात तो, एक क्लोरीन की वजह से चार्ज है -1, कितने क्लोरीन दिख रहे हैं तुमको, 4। लेकिन डब्बे के बाहर तुमको चार्ज कितना दिखाई जा रहा है, 2। यानी कि ये पीटी खुद अपने आप में कितने में होगा, +2 में। कितने में होगा, +2 में। अगर मान लो यहाँ पे PdCl4 लिख देता, यानी बताओ पीडी का, एक बात तो, कितना चार्ज उसके ऊपर आएगा, तो सर एक Cl की वजह से चार्ज कितना आएगा, -4। PdCN4 2- लिख दिया मैंने, इसका मतलब क्या हुआ, एक साइनाइड की वजह से चार्ज -2, और -1, Cn की वजह से -1। कितने साइनाइड है, 4, चार्ज कितना आया, -4। लेकिन डब्बे के बाहर दिख कितना रहा है, -2। इसका मतलब पीटी कितने में रहा होगा, +2। खत्म। फॉर्मूला नहीं लगा के, बिना फॉर्मूला लगाए भी आप निकाल सकते हैं, बस आपको इतना पता होना चाहिए चार्ज किस पे कितना होता है, और वो कॉमन होता है। Cl- होता है, Cn- होता है, NH2- होता है, H- होता है, S-2 होता है, O-2 होता है। अब कहां कहां कैसा चार्ज होता है वो आपको पता चल जाएगा। मेन बात ये थी कि क्या आपको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, पॉलीहेड्रॉन का मतलब कितने तरह के कॉम्प्लेक्स होंगे, 3। पहला कौन सा होगा, स्क्वायर प्लेनर। दूसरा कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल। तीसरा कौन सा होगा, टेट्राहेड्रल। निकल के केस में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया मतलब कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। पीटी और पीडी के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब ऑक्टाहेड्रल। अरे हाँ ना बोलो भाई, स्क्वायर प्लेनर, सॉरी स्क्वायर प्लेनर। और बाकी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है मतलब कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। ऑन दी एक्सिस अटैक कहां पे होता है, ऑक्टा और किसके अंदर, स्क्वायर। बिटवीन दी एक्सिस अटैक कहां होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आगे आप आगे आएंगे तो अगली बात क्या लिखता है एनसीईआरटी, देखो क्या लिखता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स कैन बी defined as the number of ligand donor atom to which the metal is directly bonded। मेटल को कितने लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं वही कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा। सिंपल सी बात है, फॉर एग्जांपल PtCl6 2- दिया, क्या दिया, PtCl6। अब आप कहोगे सर इसका तो स्क्वायर प्लेनर होगा, अबे गधा 6 गो Cl है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पे वो बोला था मैंने, समझ रहे हो। यहां पे पीटी को, ये रहा पीटी, अब पीटी को कितने Cl अप्रोच कर रहे हैं, एक, ये कौन हो गया, 2, ये कौन हो गया, 3, और ये कौन हो गया, 4। ऊपर से अगर हम बात करें तो ऊपर से कौन आया ये बताओ, ये रहा, ये 5, और ये कितना हो गया, 6। अब सिंपल सी बात मुझे सोच के बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 6। कितना लीगेंड, कितना लीगेंड, कितना लीगेंड, कितना लीगेंड, कितना लीगेंड, कितना लीगेंड मिलके मेटल आयन को अप्रोच कर रहा है। एक मेटल को 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। अगर 4 अप्रोच कर रहे हैं तो कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 5 हो गए तो क्या हो गया, 5। तो क्या लिखता है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगेंड, द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर, लिगेंड ऑब्वियस है क्या हो गए, डोनर होंगे, ठीक है, डोनर एटम टू विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। अगर मान लीजिए 4 से जुड़ा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5 से जुड़ा कोऑर्डिनेशन नंबर 5, अगर 6 से जुड़ा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। जनरली 4, 5, 6 ही देखा जाता है। अब आगे देखिए क्या लिखता है, फॉर एग्जांपल इन कॉम्प्लेक्स आयन PtCl6 2- पीटी के अंदर कितने लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, 6। तो इसके अंदर, अच्छा एक बात तो, पीटी के ऊपर चार्ज कितना आया, सिंपल बताना, सोच के बताना, पीटी के ऊपर चार्ज कितना आया, एक क्लोरीन की वजह से चार्ज कितना होता है, -1। कितने क्लोरीन है, -6 हुआ। -6 का मतलब क्या हो गया, कितने बाहर दिख रहे हैं डब्बे के, यानी कितना मैनेज किया गया होगा। तो पीटी कितने में है, याद रखना पीटी +4 में होगा तो जनरली क्या बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा 6 मैं बोल रहा हूं, 6 पीटी अगर कितने में है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल। और उस समय उस पे ऊपर चार्ज कितना होगा, +4। और अगर पीटी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर से जुड़ा है तो उसके सर पे कितना चार्ज होगा, +2। ये भी एनसीईआरटी ने अभी पीछे बोला है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो चार्ज आता है +2,
और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो चार्ज आता है +4। लिखो कॉपी के अंदर ये बात। पीटी और पीडी के केस में, 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 पीटी और पीडी के केस में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पाया जाता है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली +2 होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली +2 होता है, जनरली +2 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली +2 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली +2 होता है, +2। दूसरी बात लिखो, अगर पीटी और पीडी के केस में, अगर पीटी और पीडी के केस में, अगर पीटी और पीडी के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर पीटी और पीडी के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पाया जाता है, 6 पाया जाता है, तो जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, +4 होती है। ठीक है, आगे यहां पे आओ, देखो क्या लिखता है। फॉर एग्जाम्पल इन कॉम्प्लेक्स आयन PtCl6 2 का मतलब क्या हो गया, पीटी कितने में है, +4 में, एंड NiNH3 का होल 4 2+ का मतलब क्या हो गया, देखो NH3 वैसे तो न्यूट्रल लिगेंड है, क्योंकि इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, ये अपना लोन पेयर देता है, तो Ni यहां +2 में छोड़ दो। अभी आगे की बात करते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Pt एंड Ni आर 6 and 4। आगे क्या लिखता है, रेस्पेक्टिवली। सिमिलरली इन द कॉम्प्लेक्स आयन FeC2O4 का होल थ्राइस 3-। अब ये क्या है, ये है आपका ऑक्सैलिक एसिड से बना हुआ ऑक्सिलेट आयन। इसको कैसे समझ में आएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको लिगेंड का ज्ञान होना चाहिए। लिगेंड अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑक्सग्लाइड DMG EDTA ACAC 5 होते हैं, कौन कौन से, ऑक्सग्लाइड DMG EDTA ACAC। और न्यूट्रल में कौन से होते हैं, EN BN TN PN डायन ट्रायन। कौन कौन से होते हैं, EN BN DN, EN BN TN PN डायन ट्रायन, EN BN TN PN डायन ट्रायन, EN BN TN PN डायन ट्रायन, EN BN TN PN डायन ट्रायन। ये होते हैं कौन से वाले, EN न्यूट्रल वाले, ठीक है। और एक और होते हैं पाई डाईपाई ट्राईपाई। कौन कौन से, पाई डाईपाई ट्राईपाई। मैं इसको कैसे बोलता हूं, पाई डाईपाई ट्राईपाई, EN BN TN PN डायन ट्रायन। बोलो एक बार, हाँ बोलते रहो, लिगेंड पूरा याद हो जाएगा। कौन कौन सा, पाई डाईपाई ट्राईपाई, EN BN TN PN डायन ट्रायन। फिर से बोलो, पाई डाईपाई ट्राईपाई, EN BN TN PN डायन ट्रायन। फिर से बोलो, पाई डाईपाई ट्राईपाई, EN BN TN PN डायन ट्रायन। समझ रहे हो। इसके बाद क्या हो जाता है, अब जैसे ये होते हैं ऑक्सग्लाइड DMG। बोलो ऑक्सग्लाइड DMG। फिर से बोलो ऑक्सग्लाइड DMG। फिर से बोलो ऑक्सग्लाइड DMG EDTA ACAC। बोलो बोलो EDTA ACAC। ये वही ऑक्स है, ये वही ऑक्स है। एंड क्या लिखता है आगे, EN BN TN PN डायन ट्रायन, पाई डाईपाई ट्राईपाई। ठीक है, कैसे बोलोगे, पाई डाईपाई ट्राईपाई, EN BN TN PN डायन ट्रायन। उसके बाद ये न्यूट्रल वाले होते हैं। अब एनाइनिक वाले में आ जाओ, ऑक्सग्लाइड DMG EDTA ACAC। बोलो बोलो ऑक्सग्लाइड DMG EDTA ACAC। हर 5 मिनट में चिल्ला दिया करो, ठीक है। ऑक्सग्लाइड DMG EDTA ACAC। चैप्टर इज ऑल अबाउट कि कुछ चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, खट खट आपको पता होने चाहिए, उनमें से ये बात है, ठीक है। ऑक्सग्लाइड DMG EDTA ACAC। कितने तरह के ऑक्सग्लाइड DMG EDTA ACAC, ऐसे बोल लो, ऑक्सग्लाइड DMG इडियट ACAC। फिर से बोलो ऑक्सग्लाइड,
ऑक्सग्लाइड डीएमजी इडियट एसीएसी, फिर से बोलो ऑक्सग्लाइड डीएमजी इडियट एसीएसी, फिर से बोलो ऑक्सग्लाइड डीएमजी इडियट एसीएसी। ठीक है, और कौन सा होता है? ईएन बीएन टीएन पीएन डायन ट्रायन पाई डाई पाई ट्राई पाई ईएन बीएन टीएन पीएन डायन ट्रायन। और कौन सा होता है? ऑक्सग्लाइड डीएमजी इडियट एसीएसी। एनीवे कम टू द पॉइंट। क्या लिखता है कि यहां पे देखो क्या लिखता है, सिमिलरली इन द कॉम्प्लेक्स आयन FeC2O4। आगे समझ में आएगा, थोड़ा वेट करो। एक्चुअल में ये कैसा होता है, बाइडेंटेड होता है, वहां समझाऊंगा। एंड COEN का होल थ्राइस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बोथ Fe एंड CO इज 6। क्यों? क्योंकि आप नंबर में ये 3 दिख रहा है, लेकिन ये डोनेटिंग साइट इनके पास कितनी होती है? 2। तो नंबर कितना है? 3। 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। ये मैं कह रहा हूं कि यहां पे नंबर में कितना दिख रहा है? 3। डोनेटिंग साइट कितनी होती है? 2। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर इनमें भी कितना पाया जा रहा है? 6। सिंपल सी बात है, मेटल से लिगेंड कितनी तरफ से जुड़ा हुआ है वही बताएगा कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। दूसरी बात पे हम बात करते हैं, जैसे यहां पे लिख रहा है C2O4 एंड EN इथेन 1,2 डाइअमाइन आर डाइडेंटेड लिगेंड, मतलब 2 तरफ से देते हैं तो इनकी दंतुता जो होती है वो 2 होती है। एनीवे it is important to note here that coordination number of central metal atom or ion is determined only by the number of sigma bond formed। स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि जो सिग्मा बॉन्ड बनता है उससे कोऑर्डिनेशन नंबर बताते हैं या पाई बॉन्ड से भी बताते हैं? तो जवाब क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड से आप किसी की आइडेंटिटी नहीं बताएंगे। ठीक है, तो क्या लिखता है? इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम आयन इज डिटरमाइंड ओनली बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, स्टेटमेंट में डाल सकता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय द लिगेंड विद द सेंट्रल मेटल आयन। अगली लाइन क्या लिखता है? पाई बॉन्ड अगर बनता है इफ फॉर्म बिटवीन द सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड, लिगेंड एंड वही बात है भाई, सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड आर नॉट काउंटेड फॉर दिस पर्पस। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बोथ। पहले लिखा सिग्मा बॉन्ड कोऑर्डिनेशन नंबर इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। दूसरा लिखता है कोऑर्डिनेशन नंबर इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ओनली सिग्मा बॉन्ड। तीसरा लिखता है कोऑर्डिनेशन नंबर इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ओनली पाई बॉन्ड। और अगली बात लिखता है कोऑर्डिनेशन नंबर इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ओनली सिग्मा बॉन्ड। ओनली बोल दिया था ना मैंने, नन ऑफ दीज चौथा चिपका लो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड को काउंट अपन नहीं करते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा कि जब सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ेंगे, नॉन क्लासिकल लिगेंड पढ़ेंगे, वहां सिग्मा भी बनेगा, वहां पाई भी बनेगा। समझ रहे हो? तो पाई बॉन्ड को कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट कभी नहीं करना होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर में हमेशा किसको काउंट करना होता है? सिग्मा बॉन्ड। तो ये लाइन एनसीईआरटी की बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या लाइन है कि भैया देखो यहां पे ध्यान देना कि इट इज इंपॉर्टेंट यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि कौन सिग्मा बॉन्ड को कौन कोऑर्डिनेशन नंबर में हिस्सा लेगा, कौन नहीं लेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में केवल कौन हिस्सा लेता है? सिग्मा। पाई बॉन्ड नहीं काउंट किया जाता है। तो यहां पे दूसरी बात क्या लिखी हुई है? पाई बॉन्ड इज इफ फॉर्म the ligand and the central metal ion are not counted for this purpose। इस पर्पस के लिए उन्हें काउंट नहीं किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी कह रहा है, क्या कह रहा है? अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंस्टिट्यूट ऑफ, अगर हम बात करें सेंट्रल मेटल एटम, आगे क्या लिखता है? सेंट्रल मेटल एटम या आयन, कुछ भी कह लीजिए आप, सेंट्रल मेटल आयन बॉन्डेड विद द फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल। यानी कि लिगेंड के बारे में ये कह रहा है। क्या कह रहा है? कि जो लिगेंड होता है ना, वो लिगेंड कैसा हो सकता है? तो लिगेंड आयन भी हो सकता है। अब आयन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक कौन सा होता है? केटायन, और एक कौन सा होता है? एनायन। मतलब एक केटायनिक लिगेंड हो सकता है और एक कैसा लिगेंड हो सकता है? एनायनिक। और दूसरा क्या कह रहा है कि न्यूट्रल भी वो हो सकता है। कैसा हो सकता है? न्यूट्रल। कैसा हो सकता है? न्यूट्रल। यानी कि जो लिगेंड है वो आयन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला, आयनिक फॉर्म में भी रह सकता है, न्यूट्रल फॉर्म में भी रह सकता है। आयंस की कितनी औलादें हैं? 2, केटायन और एनायन। मतलब लिगेंड कितने तरह के? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज अगर हम बात करें, केटायनिक एंड एनायनिक। समझ रहे हो मेरी बात को? और कौन सा होगा? तीसरा न्यूट्रल, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो कैसा होगा? न्यूट्रल। अगर हम बात करें जिसके सर पे पॉजिटिव चार्ज है फिर भी वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? केटायनिक।
और जिसके सर पे नेगेटिव चार्ज है फिर भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनायनिक। तो क्या लिखता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी में कि द कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंस्टिट्यूट ऑफ, सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल आयन है और कौन है अपना, अगर हम बात करें लीगेंड है। अब ये जो लीगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला है ना, ये आयन भी हो सकता है और ये न्यूट्रल भी हो सकता है। आयन हुआ तो आयन में दो पॉसिबिलिटी है, केटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है। आगे अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल COCl3NH3 की अगर हम बात करते हैं तो देखो, अगर इसकी बात जब वो कर रहा है COCl3, मैं थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करके बताना चाहूंगा। COCl3 की जब वो बात कर रहा है COCl3 और यहां पे कह रहा है NH3, देखो मैं तुमको ये क्या बताना चाहता हूं, यहां पे ढंग से सुनना। दरअसल क्या होता है, NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। NH3 जब भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, लोन पेयर वाला। कौन सा देता है, लोन पेयर। जो इसके सर पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये इसे डोनेट कर रहा है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन जो होता है, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, बोलो जल्दी। एक क्लोरीन के ऊपर सर पे चार्ज कितना होता है, -1। तो यहां पे समझने की कोशिश करना, वो क्या लिखता है, फॉर एग्जाम्पल CO के साथ दो तरह के लिगेंड जुड़े हैं, एक NH3 और एक कौन सा जुड़ा हुआ है, Cl-। एक कैसा है, चार्ज है, और एक कैसा है, न्यूट्रल है। तो यानी कि लिगेंड दो तरह के हो सकते हैं, वो आयंस के भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो न्यूट्रल फॉर्म में भी। आयंस है तो दो तरह के हो सकते हैं, कौन से, केटायनिक और दूसरे कौन से, एनायनिक। तो यहां पे क्या लिखता है, फॉर एग्जाम्पल COCl3NH3 का होल थ्राइस is a coordination entity in which cobalt ion बोले तो सेंट्रल मेटल आयन। कैसे कोबाल्ट आयन बोला, इसकी वजह से मान लिया चार्ज 0 है। चलो ये कोई इलेक्ट्रॉन पेयर जो दे रहा है, इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इसकी वजह से चार्ज मान लिया 0। एक बात तो, Cl के ऊपर चार्ज कितना होगा, कितना होगा, -2 होगा, -1 कितना होगा, -1। तो एक क्लोरीन की वजह से चार्ज -1, 3 क्लोरीन की वजह से। लेकिन डब्बे के ना बाहर कुछ जुड़ा है ना इधर कुछ जुड़ा है, मतलब डब्बा है कैसा है, ये बताओ मुझे। जो डब्बा बन कैसा रहा है, 0। अब -3 को मुझे 0 बनाना है, मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना चाहिए, +3। खत्म। तो ये डब्बा कैसा हो गया, 0। कुछ जुड़ा रहा तो हमें ये पता करना पड़ेगा वो कैसा होगा, बोलो जल्दी। अगर यहां कुछ जुड़ा रहा, केटायन जुड़ा रहा, केटायन कब जुड़ेगा, जब डब्बा एनायनिक होगा। एनायन कब जुड़ेगा, जब डब्बा केटायनिक होगा। कुछ नहीं जुड़ा है, मतलब डब्बा कैसा है, न्यूट्रल। और न्यूट्रल है तो उस चार्ज को मिनिमाइज कर दो। तो क्या बोलता है, द कोबाल्ट आयन, यानी कोबाल्ट कितने में है, +3 में, इज सराउंडेड बाई, क्या बोलता है, 3 अमोनिया। 3 अमोनिया मॉलिक्यूल किसके लिए बोल रहा है, NH3 के लिए। दूसरा बोलता क्या है, 3 क्लोराइड आयंस। अदर एग्जाम्पल NiCO4 है। NiCO4 में एक बात मुझे बताओ, NiCO4 का मतलब क्या हो गया, ये बताना मुझे। क्या इसके ऊपर, एक बात तो, क्या आगे कुछ जुड़ा या पीछे कुछ जुड़ा, जवाब है नहीं। यानी अगर कुछ नहीं जुड़ा है, मतलब डब्बे पे चार्ज कितना आया है, 0। अब 0 कब आया होगा, कि ये बताओ, एक चीज सोच के बताओ, यहां पे CO जो होता है, ये मैं कह रहा हूं न्यूट्रल लिगेंड होता है। कैसे होता है, आगे पता चलेगा। CO जो होता है ये न्यूट्रल लिगेंड होता है। एक्चुअल में ये कार्बिन की केमिस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। अब कार्बिन की केमिस्ट्री अगले टर्न पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये न्यूट्रल है, इसकी वजह से चार्ज कितना है, 0। यानी निकल भी कितने में होगा, 0। यानी निकल यहां चार्ज नहीं है। आगे क्या लिखता है, PtCl2NH3 का होल ट्वाइस। एक बात तो, स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल, देख के बोलोगे, क्या बोलोगे, PT है। ऊपर की लाइन पढ़ो, लिखवा है प्लेटिनम के कोऑर्डिनेट। हाइब्रिडाइजेशन बोलना जरा इसका, DsP2 कैसा होगा, DsP2। यहां पे Fe6, ये तो बताया ही है, CONH3 का होल 6। अब इसी के बेसिस पे होमोलेप्टिक बनता है और हेट्रोलेप्टिक बनता है। अगर एक ही तरह का लिगेंड होमोलेप्टिक, एक ही तरह का होमोलेप्टिक, अलग अलग हेट्रो, यहां पे होमो, आगे बताओ ये कैसा हो गया, हेट्रो। आपको अगर एक ही तरह का लिगेंड जुड़ा हुआ है तो होमो, आगे अगर हम बात करें अलग अलग तरीके का तो हेट्रो। ठीक है, तो 4 बेसिस पे क्लासिफिकेशन आएगा, डेंटिसिटी, कितनी तरफ से आप दे रहे हैं, चार्ज आपके ऊपर कैसा है, आपकी बॉन्डिंग कैसी है, और चौथा आता है कि आपके अंदर लिगेंड की, मतलब कहा जाए कि नेचर कैसा है। एक जैसे हैं तो होमोलेप्टिक, अलग अलग है तो हेट्रोलेप्टिक। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो केटायनिक लिगेंड, अगर एनायनिक है तो नेगेटिव चार्ज है तो एनायनिक लिगेंड, नहीं कोई चार्ज है तो न्यूट्रल। अगर आप इलेक्ट्रॉन सिर्फ दे रहे हैं तो आप क्लासिकल लिगेंड है, आप दे भी रहे हैं और आप ले भी रहे हैं तो आप कैसे हैं, नॉन क्लासिकल है। अगर आप एक तरफ से दे रहे हैं मोनोडेंटेड है, दो तरफ से दे रहे हैं बाइडेंटेड, तीन तरफ से ट्राइडेंटेड, तीन से ज्यादा तरीके से पॉलीडेंटेड। देने के लिए आपके पास एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट है, लिगेंड और न्यूक्लियोफाइल विच हैव मोर देन वन डोनेटिंग साइट, बट एट अ टाइम कैन डोनेट बाय सिंगल साइट इज नोन एज व्हाट, एम्बीडेंटेड। आप जाके देखिए उधर भी लिखा हुआ है, हेलो अल्केन हेलो एरिन्स में एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट हो,
लेकिन कहे नहीं दूंगा तो एक ही तरफ से। एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट हो, डोनेटिंग साइट हो, डोनेटिंग साइट हो, एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। और इधर क्या बोल देंगे? एम्बिडेंटेड लिगेंड। एनीवे आगे आते हैं। आता है सेंट्रल मेटल आयन। इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम और आयन विच इज फिक्स्ड नंबर, विच इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और ग्रुप आर बाउंड टू डेफिनिट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। किसकी बात कर रहा है ये? ऑक्टाहेड्रल। एक तो किसकी बात कर रहा है? ऑक्टाहेड्रल। और दूसरी किसकी बात कर रहा है? स्क्वायर प्लानर। एक बात कर रहा है स्क्वायर प्लानर और तीसरी किसकी बात कर रहा है? टेट्राहेड्रल। एक बात कर रहा है टेट्राहेड्रल। तो कॉम्प्लेक्स के नाम पे तीन लोगों को याद रखेंगे। आगे क्या लिखता है? स्कॉल्ड, यहां पे स्कॉल्ड सेंट्रल एटम और आयन। सिंपल सी बात है, लिगेंड प्लस एक्स से आया, माइनस एक्स से आया, प्लस वाई से आया, माइनस वाई से, प्लस जेड से, माइनस जेड से, नाम क्या बन गया? ऑक्टाहेड्रल। प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, नाम क्या बन गया? स्क्वायर प्लानर। बिटवीन दी एक्सिस अटैक हुआ, नाम क्या बन गया? टेट्राहेड्रल। आगे यहां पे क्या लिखता है कि NiCl2H2O का होल 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बना? 4 और 2 कितना हो गया? 6। कौन सा बनेगा? स्क्वायर प्लानर या टेट्राहेड्रल? बताओ फटाफट, कौन सा होगा? स्क्वायर प्लानर या टेट्राहेड्रल? कौन सा बनेगा बताना। मतलब कुछ लोग इसमें जवाब देते हैं कि सर स्क्वायर प्लानर बनेगा, या कुछ लोग कहते हैं टेट्रा। अबे गधा, 6 गो है, 4 दू 6, ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होता तब यहां पे ये दोनों में से कुछ बनता, 6 है तो वो ऑक्टाहेड्रल है। आगे देखो क्या लिखता है? COCl NH3 का होल 5, 5 और 1 6, कैसा बनेगा? ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे FeCN6 ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलता है? इसके अंदर Ni2+ हुआ, इसके अंदर Ni2+, क्यों? वाटर की वजह से चार्ज 0, यहां पे इसकी वजह से चार्ज -2, यानी Ni कितने में आ गया? बोलो जल्दी, +2। क्यों? डब्बे पे कुछ नहीं जुड़ा, मतलब डब्बा न्यूट्रल है। अन्यूट्रल कब है? जब उसने मैनेज कर दिया है। तो Ni कितने में है? +2 में। यहां देखो, यहां पे भी देखो जरा गौर से, NH3 की वजह से कोई चार्ज नहीं है। अब यहां +2 दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ढंग से सुनना। एक Cl की वजह से चार्ज कितना होता है? -1। CO कितना में होगा कि डब्बे पे +2 चला गया? CO कितना में होगा? +3 में। यानी कोबाल्ट कितने में होगा? बोलो जल्दी, +3। वो बाहर वाली स्पीसीज बहुत कुछ आपको बता देगी। तो यहां पे ये कितने में होगा? बोलो जल्दी, +3। और Fe के बारे में लिखता है +3। कैसे? एक साइनाइड की वजह से चार्ज -1। कितने साइनाइड है? 6। चार्ज कितना आया? -6। यानी कि एक बात तो, डब्बे के बाहर कितना चार्ज दिख रहा है? 3। यानी Fe होगा कितने में? +3। तो यही लिखता है Ni2+, CO3+ and Fe3+ respectively. These central atom ions are also referred to as Lewis acid. समझ रहे हो? और लिगेंड को क्या बोला जाएगा? लेविस बेस। सारा कॉन्टेक्स्ट वही है, लेकिन ये है कि अब यहां पे देखो, लिगेंड के क्लासिफिकेशन पे आते हैं। पहला क्लासिफिकेशन चार्ज के बेसिस पे, अभी तक हमने जो पढ़ा, पहला पढ़ा चार्ज के बेसिस पे, वो न्यूट्रल हो सकता है, वो कैसा हो सकता है? केटाइनिक। और वो कैसा हो सकता है? एनाइनिक। अगर हम तुमसे बात करें डेंटिसिटी, कितनी तरफ से दे रहे हो आप? एक तरफ से दे रहे हो, नाम क्या बनेगा? मोनोडेंटेड। एक से ज्यादा वालों को सबको मैंने क्या मान लिया? पॉलीडेंटेड। अगर मान लीजिए आपके पास एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट है, लिगेंड और न्यूक्लियोफाइल विच आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग फ्रॉम मोर देन वन साइट इज नोन एज व्हाट? एम्बिडेंटेड। जैसे कि अगर मैं तुमसे बात करता हूं NH2NH2, क्या ये एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है? या एम्बिडेंटेड लिगेंड है या नहीं है? आराम से है, बोलो हाँ या ना। गलत है, यही सबसे बड़ी गलती होती है। सुनिए, लिगेंड विच हैव मोर देन वन डोनेटिंग साइट, आई एम नॉट सेइंग अबाउट सेम साइट, ठीक है? NH2NH2, आधी दुनिया को यही पता होता है कि एम्बिडेंटेड क्या है? लिगेंड है, या एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। गलत है। वहीं अगर मैं तुमसे बात करता हूं NH2OH, क्या ये है या नहीं है? तो जवाब है यस, ये है। ये यहां पे सिमिलर साइट है भाई, और यहां पे डिसिमिलर साइट है। तब क्या अंतर रह जाएगा बाइडेंटेड और एम्बिडेंटेड में? बताना जरा। लिगेंड विच हैव मोर देन वन डोनेटिंग साइट इज नोन एज व्हाट? एम्बिडेंटेड लिगेंड। एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट होनी चाहिए, सिमिलर साइट नहीं होनी चाहिए भाई। समझ रहे हो? तो इसे हम बोलते हैं एम्बिडेंटेड। एक होता है फ्लेक्सीडेंटेड, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, एम्बिडेंटेड, फ्लेक्सीडेंटेड। 5 तरह के होते हैं। जो अपनी डेंटिसिटी, दंतुता को अदल बदल सकते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेड। जो एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट रखते हैं, पॉलीडेंटेड। जो सिर्फ एक तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, मोनोडेंटेड। जिनके पास डोनेटिंग साइट 2 है लेकिन कह रहे हैं कि हम देंगे एक ही तरफ से, यानी कि उनको क्या बोलेंगे? एम्बिडेंटेड। खैर ये सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले मुद्दे की बात यह है। मुद्दे की बात यह है कि यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। यहां के बाद वाला जो पोर्शन है उसको हटा देते हैं अभी, ये छोड़ दो, ये कल की। अभी टाइम कितना हुआ एक बार देखना। हाँ, कितना हो गया?
कितने बजे तक टाइम होता है? 5 मिनट हुआ, तरुण सर का क्लास है, जाने ले लेंगे अभी मेरा वो। नहीं नहीं नहीं, 2 बजे क्या लगाने की जरूरत है, हमारे टाइमली हो जाए। यहाँ पे सुनो 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 सुनो, एक बार थोड़ा सा बस मेरी बात सुन लो ढंग से। अभी तक तुमने पढ़ा कितनी चीजें हैं, क्या क्या चीजें पढ़ा, बस उसको रफली एक बार वो कर लो। एनसीईआरटी में आप जाके देखोगे तो 2 टॉपिक आपके अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी खत्म हुए हैं, तो आप एनसीईआरटी को बस थॉरोली बस उसको रीड आउट करिए। जितने सवाल हैं वो सारे मैं खुद ने मैंने ले लिए। अब अगले टर्न पे जो होगा थोड़ा सा लीगेंड बताने के बाद फिर सवाल ही सवाल का सिलसिला है। तो सुनिए, सबसे पहली चीज अगर मैं तुमसे बात करता हूँ, एक्वस सॉल्यूशन आपने लिया, एक्वस सॉल्यूशन लिया दोनों सॉल्ट का, और उसको कहां पे उड़ेल लिया, मान लीजिए आपने बीकर में, और उसको क्या करना शुरू कर दिया, हीट। हीट तब तक करते गए जब तक कि उसके अंदर से क्या नहीं उड़ गया, पानी। तो उसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड, या फिर क्या बोलेंगे हम, क्रिस्टल। ठीक है, और उस प्रोसेस को नाम क्या देंगे, क्रिस्टलाइजेशन या इवोपरेशन। ठीक है, सबसे पहली चीज मैंने आपसे यही कही कि क्रिस्टलाइजेशन या इवोपरेशन। अब सबसे पहली चीज सुनो, वो क्रिस्टल को लेके आप कहां पहुंच गए, लैब के अंदर। अगर वो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, यानी अपने सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस का टेस्ट दे रहा है, यानी अपने आयंस की आइडेंटिटी को छुपा नहीं रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी, डबल सॉल्ट। अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि मान लीजिए उस क्रिस्टल को लेके आप लैब में गए, आपने पानी में डाला, वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ अपने आयंस में, यानी कि वो अपने आयंस की आइडेंटिटी छुपा रहा है या नहीं छुपा रहा है। अगर आइडेंटिटी छुपा रहा है तो वो क्या सारे कंस्टिट्यूएंट आयंस का टेस्ट देगा, तो जवाब है नहीं देगा। तो हम उस कंडीशन में उसे क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये भी 2 तरह के होते हैं, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब इनकी डिस्कशन हम करेंगे, आगे करेंगे अभी, कि ये भी 2 तरह के होते हैं, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और एक होता है इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, एक एग्जांपल अपने एनसीईआरटी में ही गिवन है, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का। तो इसको फर्दर अगर हम बात करें तो डिवाइड कर सकते हैं, कैसे कैसे, एक होता है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, एक होता है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, एक होता है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और एक होता है इम्परफेक्ट। ये आगे आएगा, अभी के लिए इसको नहीं बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आगे ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट 2 तरह का, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। आगे अगर हम बात करते हैं, बात आती है सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में। डिफरेंस आपको बता दिया, एग्जांपल KCl.MgCl.6H2O किसका एग्जांपल है, डबल सॉल्ट का। NH4 का होल ट्वाइस SO4 और FeSO4.6H2O किसका एग्जांपल है, ये आपका डबल सॉल्ट। क्या कहा जाता है इसको, मोहर सॉल्ट। और तीसरा एग्जांपल K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस.24 वाटर क्या होता है, ये डबल सॉल्ट होता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी, पोटेशियम सॉरी पोटास अलम, क्या बोला जाता है, पोटास अलम। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट होता है और क्या होता है, अल्युमिनियम सल्फेट होता है। क्या संसार के सारे पोटेशियम और अल्युमिनियम सल्फेट अलम होते हैं? अलम की कंडीशन क्या है ये बताओ, पता है अलम की कंडीशन, किसको अलम बोलोगे किसको नहीं बोलोगे। Na2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस.24 वाटर क्या अलम बोल सकता हूं मैं? नहीं बोल सकता हूं, तो क्यों नहीं बोल सकता हूं? एनीवे, कम टू द पॉइंट, छोड़ो, मुद्दे से भटक गए थे, सॉरी माय मिस्टेक। इधर सुनो, K4FeCN का होल 6 ये क्या होता है बताना जरा। तो ये होता है आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कैसा होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने तुमसे क्या क्या बातें की, जरा गौर से सुनना, ये क्वेश्चन थे। अब आगे आ जाओ, हमने क्या तुमसे बोला, कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। डब्बा कितने तरह का है बताना जरा, 2, आयनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन। डब्बा फिर कितने तरह का है, कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल। अगर कुछ आगे जुड़ा है मतलब डब्बा कैसा है, कुछ आगे जुड़ा है तो कैसा है, कुछ बाद में जुड़ा है तो, कुछ नहीं जुड़ा तो। पीटी और पीडी के केस में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया तो, अगर निकल के केस में 4 आया तो टेट्राहेड्रल। कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। पीटी और पीडी के केस में अगर मैं तुमसे बात करता हूं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कैसी ज्योमेट्री बनेगी, स्क्वायर प्लानर। और निकल के केस में ऑन दी एक्सिस अटैक कौन सा अटैक होता है बताना जरा, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लानर। बिटवीन दी एक्सिस अटैक कौन होता है, पीटी और पीडी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, पीटी और पीडी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना। आगे अगर हम बात करते हैं, इधर आइए, तो यहां पे हमने बात की आपसे क्या, एक होता है लेविस एसिड, एक होता है लेविस बेस। जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसे, सिंपल सी बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाले को अपन क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले को क्या बोलेंगे, लीगेंड बोलेंगे। ठीक है, तो एक होता है लेविस एसिड, एक कौन सा होता है, लेविस बेस। आगे अगर हमने चर्चा की तो आगे हम डिस्कस करते चले गए। कितने तरह के कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना है आपको, 3। कितने तरह के, 3।
पहला कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल, दूसरा कौन सा है? टेट्राहेड्रल, और तीसरा कौन सा है? स्क्वायर प्लानर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया तो कितने तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं? 2, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर बना तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp3। अगर टेट्राहेड्रल बना तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2। ठीक है, उल्टा बोल दिया, सॉरी। ठीक है, मतलब सुधार लेना, वही बात है, भावनाएं वही थी मेरी, मतलब बात ये की है, और वो तुम अच्छी तरीके से समझते हो, अपनी भी, मेरी भी, और सबकी। एनीवे, तो अगले टर्न पे हम शुरू करेंगे आगे लिगेंड के आगे और सारे क्वेश्चंस वगैरह करना है। तो कल हमारा बेसिक्स खत्म हो जाएगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग में हम एंटर कर जाएंगे, एंड देन उसके बाद आईयूपीएससी, देन थ्योरीज, और देन आइसोमेरिज्म। ठीक है, लगभग 6 लेक्चर हैं और लगभग 3 टॉपिक अब पेंडिंग रहते हैं, तो 2-2 लेक्चर के हिसाब से भी देखें तो यही सीक्वेंस चलेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए।